अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। और भाई क्या बात है पाकिस्तान की। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। जो किरदार अदा किया है पाकिस्तान ने, जो किरदार अदा किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, दैट्स अमेजिंग। और जिस तरह से जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया है, और अब जो जंगबंदी है उसके जो नुकात थे और जो सारी चीज़ें थी सामने आई, हमने देखा था कि कल जिस तरीके से ट्वीट की गई थी ट्रंप की जानिब से और जो हालात संगीनी में थे, उसके हवाले से जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ट्वीट की और फिर उसके बाद जो है हमने देखा कि दोनों जानिब से ही उस ट्वीट को सराहा गया और पाकिस्तान ने मीडिएशन का किरदार अदा किया। पूरी दुनिया पाकिस्तान के इस मीडिएशन के किरदार की मोतरफ है, तारीफ़ कर रही है। तो हेड्स ऑफ कि पाकिस्तान ने जो है एक दफ़ा फिर से ये जंगबंदी जो है वो कराई और अल्लाह करे आगे भी इसी तरीके से अमन कायम हो और मुज़ाकरात के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए मामला तय हो जाए। 10 अप्रैल जो है उसको एक और मीटिंग है और दोनों जानिब के जो वफूद हैं वो मुलाकात करेंगे और फिर उसके बाद जो है देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेट्स होप फॉर दी बेस्ट। अच्छा जी, सुबह का आगाज़ करते हैं। और आज सुबह जब मैं आ रही थी तो रास्ते में मुझे किसी ने मैसेज किया कि भाई ये ज़रूर बात कीजिएगा शो पे कि लालच जो होती है वो बड़ी बुरी बला होती है। जी हाँ, बिल्कुल। लालच, ग्रीडीनेस इंसान के लिए जो है बहुत ख़राब चीज़ होती है। लालच बुरी बला है, वाकई ये बात बिल्कुल ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि लालच जो है अकल ईमान दोनों को खा जाती है। और जब इंसान नाशुक्रा हो, यानी वो अपनी सराउंडिंग से, अपनी ज़िंदगी से वो खुश ना हो और अल्लाह की किसी नेमत का शुक्र ना अदा करता हो, तो वो सिर्फ दूसरों से जलना शुरू कर देता है और उसके बाद उसके जहन में, उसके दिमाग में लालच आ जाती है। और जब वो लालच आ जाती है तो फिर वो हर वो रास्ता इख्तियार कर लेता है जो उसके लिए बहुत ही बुरा रास्ता हो, लेकिन फॉर द टाइम भी उसको लगता है कि ये काम, ये रास्ता जो उसने इख्तियार किया है वो ठीक है, लेकिन आगे चल के उसको पता चलता है कि वो अपने लालच की वजह से बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। तो जो लोग भी अपनी ज़िंदगी में लालच करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का लालच हो, पैसों का लालच हो, जायदाद का लालच हो, या फिर उनकी ज़ात से किसी को नुकसान पहुंचाने के एवज़ उनको पैसे मिल रहे हों, तो ये बिल्कुल मत करें। और अपनी ज़िंदगी को जो है ना वो जैसी भी है उसके ऊपर शुक्र करें। जैसी भी अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी है, और जैसी भी ज़िंदगी का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला ने आपको एक अच्छी ज़िंदगी दी है, यानी कि अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी है तो ये एक अच्छी ज़िंदगी है। और अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो उस पर अल्लाह को याद करें, अल्लाह आपकी तकलीफ़ें दूर करेगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और जिस तरह से अब ये बड़ी खबर सामने आई पाकिस्तान के हवाले से, वहीं एक और ख़बर है जी कराची के हवाले से। कराचीइट्स खुश हो जाएँ जनाब। क्यों खुश हो जाएँ? क्योंकि PSL के मैचेस का जो दूसरा मरहला है अब वो शुरू होने जा रहा है जी। पाकिस्तान सुपर लीग PSL के 11वें एडिशन का पहला मरहला जो है वो मुकम्मल हो गया है। अब दूसरे मरहले का आगाज़ जो है कराची से हो रहा है। अच्छा जी, पहले मरहले में लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में शेड्यूल 14 में से 13 मैचेस खेले गए, जबकि एक बारिश की नज़र हो गया। सबसे ज़्यादा जो कहना चाहिए कि फ़ाइन परफॉर्मेंस रही, सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही जिन बैट्समैन की, वो हैं जी साहबजादा फरहान 232 रन, फिर उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के समीर मिन्हास 180 रन और कोयटा ग्लेडिएटर्स के हसन नवाज 158 रन बनाकर तीसरे नंबर पर मौजूद है। तीनों की कारकर्दगी बहुत बेहतरीन रही। इवेंट के दूसरे मरहले का आगाज़ आज से नेशनल स्टेडियम कराची में और हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच से होगा। अभी जो दूसरा मरहला है ये 19 अप्रैल तक जारी रहेगा, जिसमें 15 मैचेस खेले जाएंगे। 21 अप्रैल से तीसरे मरहले में कराची और लाहौर दोनों जगह बतदरीज मैचेस जो हैं वो शेड्यूल हैं। ये है खबर जी। अच्छा जी, अब मौसम की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है वो मार्केट की बात कर लेते हैं। मार्केट्स की बात करना बड़ा ज़रूरी है जी। क्या हो रहा है जी? हो रहा है ये है कि ताजिर बरादरी शोर मचा रही है। क्योंकि कराची में मार्केटें 7 बजे बंद करने की जो तजवीज़ है उसके ऊपर ताजिर बरादरी में इख्तलाफात बढ़ गए हैं। और जो ताजिर रहनुमा ने शहर में ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए मार्केट 7 बजे बंद करने की तजवीज़ दी है। जो बाकी ताजिर हैं वो इस तजवीज़ को जो है वो इस तरीके से कह रहे हैं, मतलब उनका जो दीगर ताजरों ने तजवीज़ को तफसीलात के मुताबिक जो है वो सिंध की ताजिर बरादरी ने पेट्रोलियम जो है वो मुस्तरद कर दिया। अच्छा जी, अच्छा, अब ये जो सारा सिनेरियो वो कुछ इस तरीके से है कि सदर की मार्केट 8:30 बजे से पहले किसी सूरत बंद नहीं होंगी, जबकि अगर हुकूमत रात 8 से 9 बजे के दरमियान मार्केटें बंद करने का कहे तो हमें ये फैसला मंजूर है। अच्छा जी, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन 7 बजे की डेडलाइन तस्लीम नहीं, 7 बजे की डेडलाइन जो है वो तस्लीम करने के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अच्छा, अब क्या है कि ये जो ताजिर बरादरी है इनकी जानिब से ये तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सामने आए हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और मौसम का हाल आपके साथ में शेयर करते हैं। तो मौसम का क्या हाल है जी? महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो कराची समेत सिंध भर में फ़िलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं है। अच्छा जी, कोई इम्कान नहीं है। चले जी, यानी कि अब हम बढ़ रहे हैं उस तरफ जब हब्स की सूरत होगी, गर्मी की सी सूरत होगी। अच्छा जी, महकमा मौसमियात का कहना है कि आगे आने वाले दिनों में मगरबी हवाओं का जो सिलसिला है वो ज़्यादातर मुल्क के बालाई इलाकों तक महदूद रहेगा, जिसके बायस सिंध में
बारिश के जो इम्कानात हैं वो कम हो जाएंगे। अच्छा जी, और फिर इसके अलावा पेशगोई ये है कि 10 अप्रैल से गर्मी में इजाफा होगा और दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज़ायद भी जा सकता है। तो ये हो गई जी मौसम की सूरत हाल, और ये हो गई जी वो सारी हाईलाइट्स जो मैंने आपके साथ में शेयर की। अच्छा जी, जाने से पहले एक छोटी सी बात और एक छोटी सी रेमेडी ये कि भाई अगर आपको बहुत ज़्यादा सनबर्न होता है या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बाहर सूरज है तो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हैं तो बाहर जाने से आधे घंटे पहले सन ब्लॉक लगा लें ताकि आपकी स्किन पे फ़ायदा हो। जो लोग 10 मिनट पहले या जाने से थोड़ी देर पहले सन ब्लॉक लगाते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सन ब्लॉक को भी आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होने में और आपके जो सेल्स हैं उसको थोड़ा सा उसके ऊपर कवरेज देने के लिए आधा घंटा चाहिए होता है। तो बाहर जाने से 20 मिनट पहले सन ब्लॉक लगाइए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा अपनी स्किन का ख्याल है तो घर में भी हर 3 घंटे बाद सन ब्लॉक लगाइए। ये आपकी स्किन को जो है वेस्ट से रोकेगा और साथ साथ आपकी स्किन को जो है वो जो टू टोन होती है वो नहीं करेगा। चलिए जी, शो में वक्त तो एक ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे, करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। तो अब कुछ बात करेंगे हम इवेंट से रिलेटेड। अच्छा जी, इवेंट प्लान करना बड़ा मुश्किल है, चाहे वो घर वालों के लिए प्लान हो या फिर वो इवेंट ऑर्गेनाइज़र के लिए प्लान हो। होता यह है कि क्लाइंट की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको पूरा करना, कि उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए और आजकल क्या क्या चीज़ें इन है, क्या क्या प्रॉप्स इन है। मेहंदी में हम जाते हैं, मेहंदी से रिलेटेड हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रॉप्स होते हैं जो न्यू प्रॉप्स आ रहे होते हैं। उसमें आपने देखा है कि अब जितनी ज़्यादा इन्वेंशन आ रही है तो लोग उतनी ज़्यादा उन चीज़ों को जो है वो टेकअप कर रहे होते, कैरी कर रहे होते। अब क्या क्या ट्रेंड इन है मेहंदी में, माइयों में, शादियों में, इस पर बात करने के लिए इवेंट प्लानर इरम खान ने हमें ज्वाइन किया है। इरम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, कैसी हैं सब आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इरम, ये बताइए कि आजकल मेहंदी माइयों में क्या क्या ट्रेंड इन है, किस तरीके के जो है वो प्रॉप्स आए हुए हैं, किस तरह सेट होता है, दुल्हन का जो बैकग्राउंड है, जो ब्राइड का बैकग्राउंड होता है पूरा, उसके बैकग्राउंड के ऊपर किस तरह की जो है ना वो लगाए होते हैं उन्होंने सारी चीज़ें। तो ज़रा बताएं कि क्या इन है और क्या आजकल चल रहा है मेहंदी या माइयों में। आपको मेरे बैग पे आपको दिख रहा होगा ये पूरा बैकड्रॉप। जी इस तरह हम बिल्कुल। डिफरेंट क्या कहते हैं उसके साथ जो है ना जिसका जैसे मेहंदी है, मायूं है, उसके हाँ। लिहाज से हम सब, और उसके साथ साथ उसकी एसेसरीज हैं डिफरेंट, जिसमें बेल हैंगिंग्स हैं और किस्म की हैंगिंग्स होती हैं। हम्म। इस तरह करके, तो इस तरह जो है ना हम सारी चीज़ें डेकोरेट करते हैं। उस पे फर्शी है तो पूरा आपका नीचे गाँव तक की है, फ्लोर कुशन्स और फ्लोर डेकोर होता है। हाँ और डिफरेंट हैंग्स वो हैं, स्टैंडीज हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो है ना स्टैंडीज़ हैं। अच्छा ये बताएं कि वैसे आप लोग अगर जब माइयों होता है एक, आपने पूरा एक माइयों अरेंज करना है तो क्लाइंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, क्या कहते हैं क्लाइंट, कितने बजट में क्या कुछ हो जाता है, फिर प्रॉप्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। थोड़ा डिटेल में बात करें प्लीज़। ओके। हाँ। अच्छा, दरअसल क्लाइंट की तो रिक्वायरमेंट होती है कि कम लो बजट के अंदर हमारा बहुत अच्छा सा एक फंक्शन हो जाए और बजट फ्रेंडली। लेकिन ऐसे है कि जैसे महंगाई है उसके लिहाज से फिर हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो चीज़ें हैं हम उससे आपको एक अच्छा और बजट फ्रेंडली जो है ना रिक्वायरमेंट को पूरी करते हुए हम उनको क्या कहते हैं घर के ही अंदर फेरी लाइट्स हैं, ये लड़ियाँ होती हैं, बेल हैंगिंग्स होती हैं हम्म। हमारे के, इस तरह के पर्दे स्टाइल, ये जो फ्लेयर्स होते हैं ये, और इस तरह के स्टैंड्स पूरे होते हैं उस पे अरेंज किया जाता है। और बहुत अच्छा और इजीली हम उसको कम बजट के अंदर उनको अरेंज करके दे देते हैं। जैसे अगर आपके घर में फ्रेंड्स की गेट टुगेदर, जैसे ढोल की लड़कियां अमूमन शादी से पहले एक गेट टुगेदर गेट टुगेदर लड़कियों करती की हैं, हाँ। ढोलकी टाइप, तो उसके अंदर हम ये अरेंज कर देते हैं जैसे 50 पर्सन्स का। तो वो आपको हार्डली 60 to 70,000 के अंदर अंदर बहुत अच्छा सा डेकोर हो जाता है। अच्छा, अब जैसे किसी ने घर में ही माइयों करनी है और जो ब्राइड है उसका एक कमरा उसने सेट करना है और वहीं पर ढोलकी रखनी है, स्पेस जो है वो कम है, तो कितना खर्चा आ जाता है और वहाँ पर क्या क्या प्रॉप्स आ जाएंगे और किस तरीके से फिर आप सिटिंग प्लेस रखते हैं पीछे? क्या आजकल वो दुपट्टा स्टाइल में भी बहुत सारे जो है ना वो पीछे बैकग्राउंड चल रहा है, वो फिर लाइट्स भी लगा देते हैं, कुछ और चीज़ें भी होती हैं। तो एक अच्छा परफेक्ट सस्ता इंतज़ाम या इवेंट प्लान आप कैसे कर सकती हैं, कितने पैसों में कर सकती हैं घर के अंदर कम स्पेस में? जी इरम। कम स्पेस के अंदर हम ये अमूमन रिकमेंड करते हैं अपने कस्टमर को कि जो है हम उसके बैकड्रॉप के लिहाज से जो उसकी रिक्वायरमेंट है, अगर माइयों का या जो भी वट एवर मेहंदी या ब्राइडल शावर आजकल बहुत चल रहा है, तो उसके लिहाज से हम बैकड्रॉप्स
सेट करते हैं। हमारे पास स्टैंडीज हैं, स्टैंड्स हैं, उनके ऊपर उस लिहाज से, उस कलर थीम्स के लिहाज से हम उसको डेकोर करते हैं। उसके साथ लड़ियाँ होती हैं, उसके साथ डिफरेंट लाइट्स होती हैं, फेरी लाइट्स होती हैं, फ्लावर और ओरिजिनल भी होते हैं और आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं। उनके साथ हम पूरा बैकड्रॉप अरेंज करके देते हैं उनको। उसके साथ साथ हम मटकियाँ आजकल बहुत चल रही हैं, कलरफुल मटकियाँ होती हैं। एक स्टैंड होता है, उसके ऊपर होता है ढोल, ढोल बजाओ आओ खाएं, इस तरह करके प्रॉप्स वो बना हुआ होता है। पूरा स्टैंड होता है, वो कॉर्नर पे खड़ा किया जाता है। फ्लावर, गेंदे की आर्टिफिशियल लड़ियाँ होती हैं, उससे सजाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो उनका बजट होता है उसके लिहाज से हम ये भी देखते हैं कि उनको अच्छे से अच्छा और उनकी पार्टी के लिहाज से क्या अच्छा अरेंज हो सकता है। तो डिपेंड करता है उनके एरिया पे भी। जैसे आपने बोला कि बहुत छोटी जगह है तो उस पे क्या कर सकते हैं हम, तो हम छोटी जगह के लिए यही होता है कि उनकी वॉल्स के ऊपर हमने लड़ियों से, लाइटिंग से उसको बहुत अच्छा और मिनिमाइज करके बहुत अच्छा बजट फ्रेंडली उनको डेकोर करके देते हैं। ठीक है। अच्छा, जो आपने कहा कि छोटी-छोटी मटकियाँ होती हैं और स्टैंडीज़ भी होती हैं, उनके ऊपर क्या लिखवाते हैं लोग शौक से? और प्रॉप्स बेसिकली क्या-क्या प्रॉप्स होते हैं और आप लोगों के पास कौन से प्रॉप्स होते हैं? और अगर क्लाइंट कोई रिक्वायरमेंट करता है, तो आप वो भी प्रॉप्स बना के देते हैं? जी, जी, बिल्कुल। हम स्टैंडीज़ बना के देते हैं। जैसे होता है आमना की ढोल की, तो हाँ। वो स्टैंडी आपके वेलकम बोर्ड के तौर पे यूज़ होती है एंट्रेंस पे। और हुँ। उसके बाद जो हम क्या करते हैं, अंदर जो है लकड़ी के पूरा स्टैंड बना हुआ होता है, उसके ऊपर लिखा होता है खाना खाएँ, आएँ ढोलक बजाओ। हुँ। इस तरह करके पूरा 4 का स्टैंड होता है। वो अभी इस वक़्त अवेलेबल नहीं हो सका है, वरना वो हम आपको, वो हमारे आउटलेट पे होते हैं सारी चीज़ें। हुँ। और इस तरह क्या कहते हैं, हमारे पास वन हैंड इस तरह स्टैंड भी होते हैं, वो प्रॉप्स होते हैं। वो जो है ये है कि भाई की मेहंदी, मामू की मेहंदी, बहन की मेहंदी हुँ। या या शादी, इस तरह करके वो प्रॉप्स अलग होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो प्रॉप्स जो हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। अच्छा, माइयों में माइयों मेहंदी का खाना क्या होना चाहिए? आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं क्लाइंट को? उनकी रिक्वायरमेंट्स बाद में उस पे बात करते हैं। आप लोगों की तरफ से क्या सजेशन होता है? हमारी तरफ से ये होता है जैसे कबाब, पराठा, हुँ। कचौरी, आलू हुँ। की तरकारी, गुलाब हुँ। जामुन मीठे में आ जाता है। हाँ। और साथ में फुल्कियाँ होती हैं, चटनियाँ वगैरह, इस हाँ। तरह होता है। और बाकी क्या कहते हैं, लोग, कुछ लोग ये भी करवाते हैं कि उनका नॉर्मल सा बजट है, तो हुँ। उसमें वो बोलते हैं हमें बस खाने का इतना खास नहीं है, आप डेकोरेशन कर दें। खाने का है कि बिरयानी कोरमा कर दें या बिरयानी खीर कर दें, तो हम वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक करते हैं। खाने सही, का मतलब वो खाने जो पे आजकल लोग जो है वो इतने ज़्यादा खाने नहीं बनवा रहे, जितना ज़्यादा वो डेकोरेशन पे जो है ना वो फ़ोकस करते हैं, राइट? हाँ जी, बिल्कुल। इसी के हाँ। बजट फ्रेंडली जो है ना खाना नहीं कर पाते, जिस तरह की महँगाई है ना, तो हाँ। वो बोलते हैं खाना तो मतलब बिरयानी पे भी बहुत, आपको पता है कराची वाले तो उस पे भी बहुत अच्छा हाँ। से करते हैं। तो इसलिए वो बोलते हैं कि डेकोरेशन अच्छा हो, इसलिए कि लोगों की पिक्चर्स आनी होती हैं और सब होता है, तो इसलिए वो डेकोरेशन पे ज़्यादा अमाउंट अपना लगा लेते हैं निस्बत के खाने के ऊपर। सही। अच्छा, ये बताएँ, आजकल मेहंदी का ट्रेंड है? मतलब जो मेहंदी सजाने का, जो मेहंदी लेके जा रहे होते हैं, जैसे कि वो एक दिन जो कंबाइन मायो करते हैं उसमें भी वो बहुत सारी चीज़ें रख रहे होते हैं। तो उसमें वो क्या चीज़ें, क्या प्रॉप्स यूज़ होते हैं, ये बताएँ? मेहंदी में जो दरअसल प्रॉप्स यूज़ होते हैं ले जाने वाले? जी। मैं आपको दिखा सकूँ अगर श्योर, श्योर। मैं, हाँ, ये कुछ मेहंदी के प्लेटर्स कहलाते हैं, थाल, हाँ। जिसमें ये बच्चियाँ पकड़ती हैं। और हाँ। ये बड़े इसके अंदर रस्म का सामान रखते हैं, हार, मिठाई और क्या कहते हैं गजरे वगैरह, हाँ। ऑयल मेहंदी, इस तरह। अच्छा, एक ये भी टोकरियाँ होती हैं, इसमें गजरे और इसके अंदर हार रख के अलग से लेके जाते हैं। ये छोटी मेहंदी की प्लेट्स हैं, जो बच्चियाँ आगे पकड़ के खड़ी हुई होती हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, और तो ये जो रेड वाली रखी हुई है, ये भी वही ये छोटे बच्चों के लिए ही है? जी, जी, जी। सही, 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 सही। अच्छा, ये स्टैंडी भी रखी हुई है, स्टैंडी दिखाइएगा, ये किस किस लिए रखी होती है? इसके ऊपर लिखा होता है ब्राइड के बारे में सारा कुछ या इवेंट के बारे में? हमारा इस ये वक़्त आपका आउटलेट का लोगो है, राइट? बट इसके अंदर भी दुल्हन की जैसे पिक्चर के साथ हम इसके ऊपर क्या कहते हैं ना, उस पे प्रिंट करवा देते प्रिंट हैं, करवा देते हैं। नाम और अच्छा, ये नीचे जो थाली रखी हुई है, ये हाँ, दिए वगैरह, ये ज़रा ये हाँ, बताएँ? ये
ये जो है हमारे जैसे जो बहन के बच्चे हैं छोटे, उनको वो पकड़ के आगे लेके जाते हैं। और ये बड़ा थाल जो है हम अपने जैसे बड़ी बहन या कोई खाला या कोई इस तरह का बंदा जो बड़ा हो, वो ये पकड़ लेता है। इसके ऊपर भी सारे दिया और मेहंदी और सारी चीजें रखी जाती हैं। सही। अच्छा, ये जो आपके पीछे जो बैकग्राउंड है इरम, और ये जो ज़रा सजा हुआ है, ज़रा ये दिखाइएगा कि ये क्या क्या चीज़ें आपने लगाई हुई हैं, इसमें ज़रा बताती जाइए प्लीज़। ये बेल हैंगिंग्स है हमारे हाँ, पास। और ठीक बेल है। हैंगिंग्स है। बेल ये हैंगिंग्स है। हाँ हाँ। दुपट्टा है, जो दुल्हन आती है तो एंट्री के लिए यूज किया जाता है। और उसके अलावा जो है बाकी जो है हमारे पर्दा स्टाइल, ये जो फ्लोर आजकल हाँ, चल रहे हैं, चल रहे हैं आजकल। यूज हो। 3 या 4 और कलर्स में आपने बनाए हुए हैं इसको। ये 4 कलर्स में, और इसलिए कि मेहंदी का ज्यादातर ग्रीन, येलो, रेड या पर्पल, पिंक होता है। ये हम्म। अम्ब्रेला की डेकोरेशन के लिए। बेल हैंगिंग्स ये वाले ये अलग होते हैं। हाँ और एक आर्टिफिशियल लड़ियां होती हैं। हाँ। वो डिफरेंट चीजें हैं, डिफरेंट रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम उसको सेट करते हैं। और ये पर्दा वो दुपट्टा एंट्रेंस के लिए यूज होता है। एंटर जब दुल्हन होती है ना, हम्म। तो उस पकड़ के डांडियों के साथ, पूरा स्टिक्स के साथ होता है और हम्म। ये यूज किया। सही, बिल्कुल। अच्छा, ये आप वैसे भी आकर हाँ चलिए जी, आप ये दिखाइएगा, ये जो आपके साइड में जो प्रॉप्स रखे हुए हैं इनके बारे में बताइएगा, ये क्या क्या प्रॉप्स रखे हुए हैं। राइट, हाँ बिल्कुल सही। ये जो आप अम्ब्रेला जो है ब्लू कलर में। ये ब्लू, ये जैसे वेलवेट की थी, इस तरह ये नेट की अम्ब्रेलाज हैं। ये हाँ छोटी बच्ची लेके जा रही होती है ना, हाँ, बिल्कुल जैसे जो बिल्कुल। दूल्हे चल रही होती हैं, तो अमूमन वो भी चाहती हैं कि हमारे पास भी कोई प्रॉप हो, तो वो हाँ। अम्ब्रेला इस तरह से जा रही होती हैं। आगे हम्म। वाले बच्चे जो हैं शादी के बोर्ड्स या मेहंदी के बोर्ड्स लेके चल रहे होते हैं। तो हम्म। इस तरह के प्रॉप्स जो है चल रहे होते हैं। सही, इस तरह के प्रॉप्स जो हैं वो फिर इन है। अच्छा, इसके अलावा और क्या चीज़ें अगर आपके पास हैं तो प्लीज़ हमें दिखाएं, ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चल सके कि भाई क्या क्या चीज़ें जो हैं आजकल मेहंदी के लिए इन हैं, और क्या चीज़ें उनको ख़रीदनी चाहिए, किस तरह के जो है ना वो प्रॉप्स हैं। मेहंदी में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो जी पान रखने के लिए भी अलग से कोई चीज़ें होती हैं, और वो वार फेर करने के लिए, और वो मज़े मज़े के जो हैं वो लिफाफे भी बने हुए होते हैं। ये बताइए, आप लोग एनवलप्स वगैरह भी बनाते हैं या क्या, और क्या क्या प्रॉप्स हैं आपके पास इरम? जी, जी, बिल्कुल। क्या कहते हैं, एनवेलप्स भी होते हैं, सलामी के हम्म। एनवेलप्स भी हैं, और क्या कहते हैं प्रॉप्स भी हैं। हम्म। मेहंदी के लिए प्लेट्स भी होती हैं, पान का पत्ता भी है। हम्म। और क्या कहते हैं, ये चीजें हैं। ये बस दरअसल इन शॉर्ट हमारा उस पे वो थोड़ा सा अरेंज हुआ है। तो क्या कहते हैं ना, हमारा सब आउटलेट पे सब चीजें अवेलेबल होती हैं, जो सही। गोल मार्ट 2 के अंदर है, जी। सेकंड फ्लोर पे, सर 19 नंबर चलें जी, ठीक है। शॉप। बहुत शुक्रिया इरम आपके कीमती वक्त के लिए, और आपने बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई भी, बताई भी कि भाई ये सारी चीज़ें आप मेहंदी माइयों में यूज़ कर सकते हैं। कम पैसों में किस तरह से मेहंदी माइयों हो सकता है, लेकिन ये कम पैसे भी जो हैं वो 60-70 हज़ार हैं। अगर छोटे घर में भी आप माइयों अरेंज करवा रहे हैं तो आप करवा सकते हैं, अगर प्रॉप्स आप एक दफ़ा ख़रीद लें। इन माई सजेशन कि अगर ये प्रॉप्स आप एक दफ़ा ख़रीद लें और आपकी बहुत सारी बहनें हैं, तो फिर ये प्रॉप्स आपके काम आते रहते हैं, आते रहते हैं। हमारे रिलेटिव्स में किसी ने ऐसा कुछ किया था, तो मैंने कहा ज़रूर आपके साथ में शेयर करूँ, ये सजेशन भी दे दूँ। और अगर आप इवेंट प्लान करवाना चाहते हैं तो इस तरह के जो लोग जो हम अपने शो पर जिनको लेकर आते हैं, आपको बताते हैं, तो ये बहुत रीज़नेबल प्राइस पर आप लोगों का। अच्छा जी, हेयर ग्रोथ, बालों के मसले और बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जिसमें अब नई नई टेक्निक जो है वो सामने आ गई हैं। हेयर रिजुविनेशन, यानी कि आप अपने बालों को किस तरीके से जो है वो बेहतर कर सकते हैं। और अगर आप हेयर रिजुविनेशन के ऊपर जा रहे हैं या हेयर रीजनरेशन के ऊपर आप जा रहे हैं, तो ये क्या टेक्निक है और ये किस तरह मुख्तलिफ है हेयर ट्रांसप्लांट से। इस पर बात करने के लिए एस्थेटिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर सहर खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सहर, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग। Thank you so much for inviting. अच्छा जी, ये बताइए कि ये जो हेयर रीजनरेशन है या हेयर रिजुविनेशन, ये क्या टेक्निक है और किस तरीके से लोगों को आप सजेस्ट करती हैं, और ये ट्रीटमेंट जो है वो किस तरह होता है, इसका क्या फ़ायदा है? बेसिकली देखिए, बहुत सारे लोगों के अंदर, स्पेशली मेल्स के अंदर, एक बैडनेस का पैटर्न होता है जिसको हम गंज में, और ख़वातीन का भी ये मसला आजकल बहुत ज़्यादा था। तो इन द पास्ट ईयर्स लोग हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाते थे, which is a grafting, यानी एक पार्ट से हम बाल लेके दूसरे पार्ट पे लगा रहे हैं। Right. But that used to be a big failure. Now I have a good news कि हम रीजेनरेट कर सकते हैं आपके बालों को भी और आपकी स्किन रिजुविनेट कर सकते हैं।
in sense of hair regeneration, we use a process which is known as exosomes. ये stem cells से जो हैं ये रिलीज होते हैं और stem cells जो आपकी बॉडी के अंदर डोरमेंट हो चुके होते हैं, यानी कि ये मजीद हेयर ग्रोथ के लिए नहीं यूज हो सकते, उन डोरमेंट सेल्स के अंदर ये एक्सोसोम्स जाते हैं, इंटर होते हैं, उन्हें रिसेसिव बनाते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव बनाते हैं विद एनर्जी, और हेयर ग्रोथ आपकी दोबारा शुरू होती है। ठीक है, अब जो खवातीन हमें देख रही हैं या जो हमसे रिलेट करना चाहती हैं या वो चाहती हैं कि वो आपसे ये ट्रीटमेंट करवाएं, उनके लिए आसान अल्फाज में ये बताइए कि ये हेयर ट्रांसप्लांट से किस तरह से मुख्तलिफ है और इसमें आप किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं ताकि लोगों को समझ में आए कि आप क्या चीज़ उनको सजेस्ट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसका रिज़ल्ट कैसा है और इसका कहना चाहिए ना कि लॉन्ग टर्म कितना रिज़ल्ट है। जी सहर, सबसे पहली चीज कि ये रीजेनरेशन है तो इसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट ही है। इसमें ये फायदा होता है कि ग्राफ्टिंग में आप एक बाल को लेके एक हिस्से से दूसरे बाल के हिस्से पे लगा रहे हो, ठीक, लेकिन रीजेनरेशन में आपका उसी हिस्से से बाल रीग्रो कर रहा है, राइट, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, हर चीज प्रॉपर्ली मिलेगी तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो हैविंग अ इंस्टेड ऑफ कि हम किसी तरह के एक्सटेंशंस लगाएं, विग्स लगाएं या किसी आर्टिफिशियल रेस्टोरेशन की तरफ जाएं, यू कैन हैव योर हेयर। इसका तरीकेकार ये होता है कि जैसे माइक्रोनीडलिंग की जाती है, आपके स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर हम स्टेम सेल्स और एक्सोसोम्स के इंजेक्शंस लगाते हैं। एक्सोसोम्स की बहुत सारी इकसाम है इस वक्त मार्केट में, इंस्टाग्राम पे बड़ी ही कॉमन है, उसमें लोग प्लांट और एनिमल के भी लगाते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा अफादियत यानी फायदेमंद है वो है ह्यूमन डिराइव्ड एक्सोसोम्स जो इंसान से लेके लगाए जाते हैं। उसकी भी बहुत सारी काम है। और जो मैं काम करती हूँ वो मैं एक अमेरिकन हॉस्पिटल के साथ काम करती हूँ। हम 1998 से ये काम कर रहे हैं। तो इसमें हम ह्यूमन अम्बिलिकल कॉर्ड के स्टेम सेल्स लगाते हैं और आपको सिर्फ उस खास पार्ट पे स्टार्टिंग में थोड़ी नमनेस देके लोकल एनेस्थेसिया के बाद हम उस एरिया में इंजेक्ट करते हैं और इंजेक्शंस के साथ तकरीबन 4 से 8 हफ्ते के अंदर अंदर आपके न्यू बेबी हेयर ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद माशाल्लाह उस पीआरपी को अगर आप कंबाइन करें बायोटिन के साथ तो फिर आपके बाल का टेक्सचर भी अच्छा होता है एंड यू हैव एक्सीलेंट हेल्दी हेयर बैक अगेन। आपने अभी कहा कि ह्यूमन अम्बिलिकल कॉर्ड के जो एक्सोसोम्स हैं वो आप लगाते हैं लोगों को, तो क्या पाकिस्तान में ये टेक्निक अभी आपने शुरू कर दी है? और सेकेंडली कि जो प्लांट्स से एक्सोसोम ले रहे होते हैं वो भी तो बेनिफिशियल होते हैं, व्हाई नॉट प्लांट्स? Yes, this is a very general question और ये मैं कई प्लेटफॉर्म्स पे आंसर कर चुकी हूँ बड़े बड़े जो हमारे होते हैं हेल्थ एशिया वगैरह में, कि देखिए सबसे पहली चीज़, जी हाँ, अम्बिलिकल कॉर्ड के हम शुरू कर चुके हैं। इट्स बीन ऑलमोस्ट अ ईयर जब हमने अपना कराची और इस्लामाबाद का सेंटर एक्टिव किया है और हम ये काम यहाँ कर रहे हैं। सेकेंड चीज, जो लोग कहते हैं कि प्लांट एक्सोसोम्स के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, आई हैव हर्ड दिस क्वेश्चन अ लॉट। दरअसल प्लांट के एक्सोसोम्स के इफेक्ट ही नहीं होते। स्टेम सेल्स का तरीकाकार ये है कि ये आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट होता है, ये कोई सुपरफिशियल चीज नहीं है, और इंजेक्ट के बाद जो आपके डोरमेंट सेल्स यानी सोए हुए सेल्स हैं उनको एक्टिव करता है। ठीक, जब हम प्लांट के एक्सोसोम्स बॉडी में डालते हैं ना, हमारी बॉडी उसको रिकग्नाइज नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, हमारी बॉडी तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। हम टोटली डिफरेंट है प्लांट के मैकेनिज्म्स। तो जब वो बॉडी में इंजेक्ट भी होते हैं उनका कोई इफेक्ट नहीं आता, रादर दे जस्ट एक्सक्रीट आउट और आपको कोई फायदा नहीं, ये डिफरेंस। अच्छा ठीक है, आप ये कह रही हैं कि प्लांट्स के एक्सोसोम्स जब आप इंजेक्ट करते हैं या वो आप लगा रहे होते हैं या रीजनरेशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं तो वो रिलेट नहीं करती है बॉडी उसको। अच्छा, इसका क्या कॉस्ट होता है? और अगर कोई चाहे कि वो प्लांट्स के ही एक्सोसोम्स लेना चाहता है या वो ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहता, तो फिर आप लोग उसको किस तरीके से सजेस्ट करते हैं? वो ट्रीटमेंट भी आप उसको करते हैं? नहीं, प्लांट एक्सोसोम्स पे हम काम ही नहीं करते बिकॉज़ वी नो कि अच्छा उसका कोई इफेक्ट ही नहीं है। ठीक, देखिए प्लांट को हासिल करना बहुत आसान है, इसको ह्यूमन एक्सोसोम हासिल करना ऑब्वियसली इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर। तो प्लांट एक्सोसोम्स को अगर आप बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, मैं बेशक आपसे 30-40 हज़ार रुपए ले सकती हूँ पर सेशन, लेकिन मुझे पता है कि इसका फायदा ही नहीं है, तो पेशेंट को तकलीफ देने के लिए क्या जरूरत? ठीक है, ह्यूमन एक्सोसोम के फर्स्ट शॉट के अंदर मैं आपको 25 to 30 बिलियन एक्सोसोम्स लगा रही हूँ।
ठीक है, कुछ लोग 1 या 2 बिलियन पे काम कर रहे हैं। हाँ 1 या 2 बिलियन अगर आप इंजेक्ट करेंगे तो आपको 4 से 5 सेशन दरकार होंगे, लेकिन जब मैं डायरेक्टली 25 या 50 बिलियन को इंजेक्ट करूंगी एक ही मर्तबा में, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो कॉस्ट पहली दफा तो आपको लगेगी कि थोड़ी ज्यादा है, लेकिन वो आपको आगे की तमाम चीजों से बचा रही है। ठीक है, चलें जी इस पर मज़ीद डिस्कशन करते हैं, लेकिन एक छोटे से वेलकम बैक। एस्थेटिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर सहर खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सहर, क्योंकि हर खातून चाहती हैं कि वो खूबसूरत नज़र आएँ और आजकल हैं, जैसे आपने ये एक्सोसोम्स की तो बात की, मज़ीद और नए नए क्या ट्रीटमेंट्स आए हुए हैं माइक्रो नीडलिंग के अलावा, और क्या कुछ है जो ख़वातीन जो हैं ट्रीटमेंट ले सकती हैं, और ऐसे लोग भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जिनको ज़रूरत नहीं है स्किन पे, बट फॉर द सेक ऑफ देयर ब्यूटी या स्किन क्लिनजिंग के लिए ये सारी चीज़ें अगर वो करवाना चाह रहे हैं, वन टोन के लिए करवाना चाह रहे हैं, तो कौन से ट्रीटमेंट हो सकते हैं? देखिए, हमारे पास एस्थेटिक्स के अंदर 2 तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं, इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव। राइट। इन्वेजिव हम उन लोगों के ऊपर कर रहे होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड्स, ये इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स कहलाते हैं, जिसमें आपको लिटरली लुक को चेंज करना है। और जब आपको किसी चीज़ को मेंटेन करना है या थोड़ा सा भी बेहतर बनाना है, उसके लिए नॉन इन्वेजिव यूज़ होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हाइड्रोफेशियल। उसकी भी बहुत सारी इकसाम हैं। हाइड्रोफेशियल्स के अंदर हम किस तरह के सीरम को यूज़ कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट विटामिन सी के ग्लो के साथ है। वी हैव ड्रिप्स, आईवी ड्रिप्स पे मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, बिकॉज आई थिंक के अंदर से जो आपकी नेचुरल आती है ग्लो, ठीक है, आयरन के साथ, विटामिन सी के साथ, या देयर इज अ स्पेशल एक्चुअली फार्मूला जो मैं मिक्स करके लोगों को देती हूँ, दैट वर्क्स वंडरफुल। लेजर्स हैं हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन रिजुविनेशन के लिए। माइक्रो नीडलिंग इज आल्सो अ वेरी गुड प्रोसीजर ऑफ कोर्स फॉर मेंटेनिंग एंड कोलेजन प्रोडक्शन। और बेसिकली मैं ज़्यादा क्योंकि स्टेम सेल स्पेशलिस्ट ही हूँ और एक्सोसोम्स के भी काम कर रही हूँ, तो जैसे बोटॉक्स फिलर्स इज अ प्रोसीजर जो आप एक दफ़ा करवाते हैं और एवरी 6 to 8 months आपको वो करवाना पड़ता है। अच्छा। के साथ जी हाँ, इट्स लाइक अ प्रोसीजर जो थ्रू आउट लाइफ चलता रहेगा। हम ये नहीं कह सकते कि वंस बोटॉक्स हो गया तो ये हमेशा ही रहेगा। आफ्टर एवरी 12 months यू हैव टू हैव द प्रोसीजर अगेन। और उसमें ये आर्टिफिशियल चीज़ है, ये स्किन के लिए अच्छी नहीं है। जब हम एक्सोसोम्स इंजेक्ट करते हैं तो एक्सोसोम्स आपका नेचुरल कोलेजन प्रोडक्शन करता है। अगर आप फेस पे भी कर रहे हैं कोलेजन प्रोड्यूस, तो रिंकल्स खुद ब खुद दूर हो गए। एंड दिस इज अ वन टाइम प्रोसीजर एंड इट्स अ नेचुरल प्रोसीजर। तो आई थिंक कि हम जो एस्थेटिक्स के बहुत सारे प्रोसीजर्स कर रहे हैं, उनको अगर सिर्फ एक प्रोसीजर के साथ मर्ज कर दिया जाए, व्हिच इज एक्सोसोम, so we are going to be saving ourselves from a lot of trouble. Okay, right, that's great to hear. बट आपने एक्सोसोम्स की बात की, ये कितने एक्सपेंसिव हैं और क्या ख़वातीन मतलब इसको इजीली करवा सकती हैं? ये पाकिस्तान में लोग आसानी से करवा रहे हैं, क्योंकि प्लांट से रिलेटेड तो लोगों को जाहिर सी बात है, प्लांट्स हो गए या फिर दीगर और ऐसी ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं तो वो इजीली उसको अडेप्ट कर लेते हैं। बट ये कितना महंगा प्रोसीजर है, क्या कॉस्ट आती है इसकी एक्सोसोम की? देखिए, एक्सोसोम मैंने आपसे फिर कहा कि एक इंटरनली हम इस चीज़ को इंजेक्ट करते हैं। इट इज़ अ बिट एक्सपेंसिव। US डॉलर्स के लिहाज से अगर हम देखें पाकिस्तानी रुपीज़ में, तो तकरीबन 1.5 से 2 लाख के बीच में, समटाइम्स 3 लाख भी हो जाते। अच्छा। मेरे अपने और कितनी सिटिंग्स होती हैं इसकी? वन जो हम बिलीव करते हैं वो हम एक ही शॉट पे बिलीव करते हैं, which is giving 25 to 50 billion exosomes in one shot। ना पेशेंट को बार बार तंग कीजिए, ना उसकी जेब खाली कराइए। ये ज़रूर है कि इस सेंटर ने जिसके अंदर मैं काम करती हूँ, हमने इंट्रोडक्टरी प्राइस पाकिस्तान के लिहाज से काफ़ी कम रखी है। तो दैट इज़ अराउंड लेस देन $1 million, मतलब 1 लाख से सॉरी कम है जो हमने इंट्रोडक्टरी रखी है। इट्स अराउंड 80 to 90,000 फॉर द फेस। अगर हेयर है तो फिर हमारा थोड़ा सा लाख के ऊपर चल जाए। ठीक है। सबसे ज़्यादा कॉमन कंप्लेंट्स लेकर आपके पास क्या आते हैं आपके क्लाइंट्स, जो लोग आते हैं कि ब्यूटी से रिलेटेड कि हमें ये इश्यूज़ हैं? कॉमन कंप्लेंट्स बताइए, क्या क्या होती हैं लोगों की? में सबसे ज़्यादा वो यंग बच्चियों का या ओल्ड ख़वातीन का जो है वो है मेलाज़मा, यानी झाई, स्किन के ऊपर झाइयाँ बन जाना। दैट इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग दैट आई
एवरी सिंगल डे। दूसरा ये कि लोग अपने कम्प्लेक्शन की वजह से भी काफ़ी परेशान रहते हैं, जो प्लीज SCI जो अंदर से वाइटनिंग है, ब्राइटनेस। हाँ और जो हजरात ज़्यादा मेरे पास मेल मेंबर्स आते हैं, वो अपने बच्चों के लिए आते हैं, बिकॉज दे वांट ये बैडनेस का जो पैटर्न है, जेनेटिक पैटर्न है, या पोल्यूशन की वजह से भी, एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से भी, उस पैटर्न को ब्रेक ऑफ करें और हम ट्रीट। सही। बिलासमा का क्या ट्रीटमेंट है, आप क्या सजेस्ट करती हैं? देखिए, मेलास्मा इज मोर ऑफ अ डर्मेटोलॉजी साइड, उसको हम सुपरफिशियल मेडिसिन से भी ट्रीट कर सकते हैं। Yes. लेकिन व्हाट आई बिलीव इज कि अगर RF नीडलिंग माइक्रोन का एक फॉर्म है, अगर उसको यूज किया जाए तो वंस एंड फॉर ऑल यू आर वेरी गुड टू गो विद इट। अपार्ट फ्रॉम दैट, विटामिन सी की अगर आप ड्रिप्स अंदर से लें, हाँ। अपने आप में वीक लगाइए, मंथली लगाइए, इम्यूनिटी को भी इंक्रीज करता है, इलास्टिसिटी को इंक्रीज करता है, कॉम्प्लेक्शन को इंक्रीज करता है। सही। It suggests vitamin C with microneedling best for melasma. सही। तो ये आप सजेस्ट करती हैं, तो फिर ये जो IV ड्रिप्स आप कह रही थी कि आप बहुत ज़्यादा सजेस्ट करती हैं, तो इसमें क्या बेहतर रहती है? इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है? नहीं, दिस इज ऑल वेरी नेचुरल। देखिए, ग्लूटाथायोन इज अ नेचुरल थिंग, विटामिन सी इज अ नेचुरल थिंग। मैं एक मायर्स कॉकटेल प्रोड्यूस करती है कंपनी, जिसमें हम बहुत सारी विटामिन ई, विटामिन सी, ग्लूटाथायोन एंड मच मोर थिंग्स आर मिक्स्ड टुगेदर single drip to give you an instant glow. It's like something working from the inside of the body. देखिए, विटामिन सी के बारे में हम सब जानते हैं, ई के बारे में हम जानते हैं, विटामिन डी के बारे में हम सब जानते हैं, ग्लूटाथायोन के इफेक्ट्स हम जानते हैं, ठीक है। तो दिस इफ इट्स मिक्स्ड इनसाइड टुगेदर और आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाए, तो जो इफेक्ट उसका आता है वो सुपरफिशियल चीज़ों का कभी भी नहीं आ सकता। सही। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच सहर खान फॉर योर टाइम। आपने अपना कीमती टाइम हमारे शो के लिए निकाला। अच्छा जी, तो बात वही है कि अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए जो ट्रीटमेंट आप लेना चाहते हैं वो ज़रूर लीजिए, बट ये देख लीजिए कि कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो आपकी स्किन के लिए ठीक है। और अगर आप कोई ट्रीटमेंट लेने जा रहे हैं तो उसके बारे में पहले ज़रूर मालूमात करें, पहले ज़रूर पूछें कि वो ट्रीटमेंट आपके लिए है या नहीं है, वो ट्रीटमेंट आपको सूट करेगा या नहीं करेगा। शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। तो भाई, अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, और वो टॉपिक ये है कि जिन कपल्स की डिवोर्स होती है या जिन कपल्स के आपस में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट उनकी फैमिली पर तो पड़ता ही है, लेकिन उनके बच्चों पर भी पड़ता है। और आपने देखा होगा कि ये जो बच्चे होते हैं, ये जो चिल्ड्रन होते हैं, ये डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। अब इनमें किस तरह की डिस्ट्रैक्शन होती है? बज़ाहिर आपको इस तरह से डिस्ट्रैक्शन नहीं नज़र आती, लेकिन घर का जो एटमॉस्फेयर है, घर का जो माहौल है, वो बहुत काउंटेबल होता है। आपके पेरेंट्स कैसे रहते हैं, आपके पेरेंट्स आपस में एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, आपके पेरेंट्स एक दूसरे के साथ कितने अखलाक से पेश आते हैं, कितनी तमीज़ से पेश आते हैं, आपके वालिद साहब आपकी वालदा की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें जो बच्चे होते हैं, जो उस घर में एक माहौल बना हुआ होता है, वो उस इन्वायरमेंट से उन तमाम चीज़ों को अडेप्ट कर रहे होते हैं। अब जिन फैमिलीज़ में डिवोर्स इशू ज़्यादा होता है, या जो कपल्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से डिवोर्स ले लेते हैं, उसका इम्पैक्ट जो है वो बच्चों पर क्या पड़ता है, और क्या बच्चे इसको पॉजिटिवली टेकअप कर पाते हैं, या उनमें क्या कमियां रह जाती हैं, या जो कमियां होती हैं उनको वालिदैन कैसे पूरी कर सकते हैं, अगर वो एक साथ नहीं रहते हैं तो कैसे मैनेज कर सकते हैं वो। इस पर बात करने के लिए वजिया ज़फ़र साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, और बड़ी अच्छी स्पीकर भी हैं, एंकर भी हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं वजिया? ठीक है। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। अच्छा वजिया, ये बताइए कि पेरेंट्स की जो ज़िंदगी है, जो डिस्ट्रैक्शन होती है या डिवोर्स होती है, वो किस तरह इफ़ेक्ट करती है बच्चों को? अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि अक्सर जो क्लाइंट्स हैं वो जब हमारे पास आते हैं, जब लोग इसके ऊपर बात करते हैं कि हम बच्चों को प्रिपेयर करना चाहते हैं हमारे डिवोर्स के लिए या सेपरेशन के लिए, राइट? सो मैं पेरेंट्स के लिए एक मैसेज कन्वे करूँगी कि पेरेंट्स की सेपरेशन बच्चे के लिए कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकती है, चाहे आप कितने ही लाइक सर्कमस्टांसेस क्रिएट करें बच्चे को समझाने के, बताने के। और सेकेंडली, ऑब्वियसली पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स, हर वक्त लड़ाई झगड़ा, घर का माहौल ख़राब होना,
ये भी बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए बेहतर नहीं हो सकता, राइट? सो जब चीजें बिल्कुल ऐसे लगे कि एंडिंग पॉइंट पे हैं, तो फिर वो एक अलग चीज है जब पेरेंट्स के खिलाफात बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अगर कोई चीटिंग का केस है, क्योंकि जो मैक्सिमम केसेस आजकल रिपोर्ट हो रहे हैं वो चीटिंग के हो रहे हैं, पार्टनर्स के आपस के, तो मैं इस प्रोग्राम के मतवसत से ये मैसेज देना चाहूंगी कि प्लीज अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा पीछे रख दिया करें व्हेन यू आर पेरेंट, राइट? क्योंकि आपके पास एक नस्ल की जिम्मेदारी आ चुकी है। आपको अपनी पर्सनल लीव्स या पर्सनल जो भी चीजें हैं उनको पीछे रखनी पड़ती हैं, क्योंकि बच्चे के ऊपर लाइफ लॉन्ग इफेक्ट होता है, राइट? कुछ रीजंस, कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे आपके पास सिर्फ सेपरेशन ही सोल्यूशन होता है। आपने क्वेश्चन किया कि इम्पैक्ट क्या होता है। इम्पैक्ट मैं ऑनेस्टली बताऊं तो बच्चे के लिए जो रिलेशनशिप के मायने हैं, जो डीपर रिलेशनशिप्स, जो कनेक्शंस हैं, वो लेवल, वो डेफिनेशन बहुत चेंज हो जाती है। चाहे वो फ्रेंडशिप की फॉर्म में हो, चाहे वो जनरल कनेक्शंस की फॉर्म में हो, चाहे वो उनके अपने आगे रिलेशनशिप्स के फॉर्म में हो। मेरे पास जो अडल्ट्स भी आते हैं जिनके पेरेंट्स की डाइवोर्स हुई हुई है, वो बताते हैं अपनी हिस्ट्री, अपनी पास्ट शेयर करते हैं कि कैसे वो बचपन से लेके बड़े होने तक इफेक्ट होते रहे। सेकेंडली, एक तो रिलेशनशिप उनके इफेक्ट होते हैं, सेकेंडली उनकी सेल्फ स्टीम लो होती है, क्योंकि उन्होंने वो प्यार देखा नहीं होता, वो केयर, वो अटेंशन दो लोगों की एक साथ नहीं देखी होती। क्योंकि बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए पेरेंट्स का दोनों साइड पे जो है प्यार, तवज्जो एक साथ होना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं ऐड करना चाहूंगी, पेरेंट्स का आपस में जो प्यार है वो भी बच्चे की सेल्फ स्टीम के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर पेरेंट्स जो हैं आपस में बड़े लाइक एक अच्छे हेल्दी एनवायरनमेंट को क्रिएट करते और रहते हैं, तो बच्चा उसमें सेफ फील करता है और बच्चे को एंजाइटी नहीं होती है, राइट? लेकिन अगर घर में लड़ाई झगड़ा है तो बच्चे की सेल्फ स्टीम लाइक इस तरह की होगी कि हाउ कैन आई फिक्स दिस। वो सेल्फ स्टीम लोगों को पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड में लोगों को खुश करने में चली जाएगी। आप अक्सर लोगों को देखेंगे जो डिवोर्स लाइक जिनके पेरेंट्स होते हैं, इस ब्रोकन फैमिली से होते हैं, वो अडल्ट से वो बच्चे बड़े पीपल प्लीजर होते हैं कि अबेंडमेंट इश्यूज उनके होते हैं कि लाइक ये रिश्ता टूट ना जाए, ये दोस्ती छूट ना जाए, मुझे कोई छोड़ ना जाए। तो सेल्फ स्टीम का लेवल उनका इस तरह का होता है कि उनके अबेंडमेंट इश्यूज होते हैं, उनको लोगों को खुश रख के जो है सिचुएशन को बेहतर करने की आदत होती है, उनकी कन्फ्लिक्ट हैंडलिंग बहुत पुअर होती है। थर्ड पे उनको लगता है कि सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका ये है कि मैं सेक्रीफाइस करूँ, राइट? वो कन्फ्लिक्ट हैंडलिंग उनकी बहुत बुरी होती है, वो लॉजिकल नहीं होते, वो इमोशनल बहुत होते हैं अपने डिसीजंस में, राइट? इसके अलावा उनको एक लाइक एंजाइटी की तो मैंने बात की, लेकिन उनको एक जो सेल्फ वर्थ की बात करते हैं, सेल्फ स्टीम की, उसमें होता है कि वो उन लोगों को चूज नहीं करते जो उनके लिए बेहतर होते हैं, वो उन लोगों को चूज करते हैं जो उनको अवेलेबल होते हैं। वो हर इंसान उस इंसान से जुड़ने की कोशिश करते हैं जो उनको लगता है कि अच्छा मैं ये भी अवेलेबल है, ये भी लाइक हम पिक एंड चूज करते हैं ना। लाइक अगर मेरी सेल्फ स्टीम हाई है तो मैं पिक एंड चूज करूंगी, मुझे कहाँ जॉब करनी है, मुझे किस इंसान से शादी करनी है, मुझे किस इंसान से दोस्ती करनी है, राइट? लेकिन अगर मेरी सेल्फ स्टीम लो है ना, तो मैं कहूंगी कि अच्छा ये जॉब मिल रही है और मैं मतलब इन्होंने मुझे क्यों चूज किया, मैं तो ये डिजर्व ही नहीं करती हूँ। तो सेल्फ स्टीम लो हो तो आप ऐसा सोचते हैं कि आपके लिए जितना लाइक बेयर मिनिमम है वो आपका एक नॉर्मल स्टैंडर्ड हो जाएगा, ठीक है? सो ये चीजें हैं जो बच्चा अडल्ट के लिए, अडल्टहुड में तक जाता है, उसकी जिंदगी में साथ साथ इश्यूज रहते हैं। सही। अच्छा, आपने कहा कि आजकल जो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स या आजकल जो बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं डिवोर्स के, वो इस वजह से आते हैं कि पार्टनर्स एक दूसरे से चीटिंग कर रहे होते हैं। तो इस सूरत हाल में आप क्या सजेस्ट करती हैं उन पार्टनर्स को कि वो किस तरीके से, अगर डिवोर्स चाहते हैं एक दूसरे से या वो एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, तो वो किस तरीके से अलहदगी इख्तियार करें, या फिर वो अपनी फैमिली के लिए, या फिर वो बहुत सारे सोशल प्रेशर के वजह से दोबारा से जो है वो एक दूसरे से बातचीत करें और दोबारा जो है वो सुलह करके अपनी फैमिली के लिए एक साथ रहें? इसका बच्चों पर क्या इफ़ेक्ट होता है? क्योंकि समहाउ सारी चीज़ें फैमिली के सामने तो चल ही रही होती हैं। जी। अच्छा, यहाँ मैं एक पॉइंट ऐड करूंगी कि हमारे यहाँ ना देखिए, दो लोग जब साथ जिंदगी गुजारते हैं ना, तो इश्यूज उनके शुरू में बहुत ज्यादा आते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो शुरू से ही चीजें इतनी सप्रेस होना शुरू होती हैं कि फिर आप अक्सर कपल का एक डायलॉग सुनेंगे कि मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया, मैंने बहुत कंप्रोमाइज किया। हाँ। सो वो क्या है? सप्रेस इमोशन है, राइट? कि अब वो ये कह रहे हैं कि बस दैट्स इट, राइट? अगर आप इनके इश्यूज सुने, एट टाइम्स आपको इश्यूज बड़े कॉमन लगेंगे। सेपरेशन में भी अक्सर हम इश्यूज सुनते हैं तो बड़े कॉमन लगते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास पेरेंट्स आए, सो वो बच्चे के लिए आए, लेकिन वो आपस में लड़ना शुरू हो गए। सो पेरेंट्स जो है वो उनके लिए एक चैनल ओपन नहीं हुआ होता, प्रॉपर चैनल, तो उन्हें जो भी चैनल मिलता है वो उस पर अपने ग्रजेस निकालते हैं। तो मैं यहाँ ऐड करूंगी कि हम कहते हैं ना, पेरेंट्स भी, फैमिली भी कहती है, लड़की की फैमिली कह देती है छोड़ दो ना, लेट इट गो, लड़के की
उनकी फैमिली भी इसी तरह की चीजें कहती है तो वो लेट इट गो, बड़ा सप्रेस इमोशंस को लाते हैं। सो मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, 2 लोग जब शादी की शुरू से ही ये पैटर्न रखें कि वो देखें कि कुछ चीजों पे इनके इख्लाफात नहीं रिजॉल्व हो रहे या वो चीजें रिपीट हो रही हैं, तो बैठ के उन पे कम्युनिकेट करें प्रॉपरली, दोनों पार्टीज अपने इमोशंस को डिस्कस करें। नंबर 2, फैमिली का ऐसा मेंबर जरूर ऐड करें जो न्यूट्रल हो, और अगर फैमिली का ऐसा कोई मेंबर या दोस्त अहबाब नहीं है तो आप काउंसलर या थेरेपिस्ट के पास प्लीज जरूर जाएं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मेरे पास अगर बच्चों की थेरेपी के लिए पेरेंट्स आते हैं और उनके अपने खिलाफात होते हैं तो मैं इनको पहले सजेशन ये देती हूँ कि बच्चे की थेरेपी आप तब स्टार्ट करें जब आप लोग एज अ पेरेंट अपने पे वर्क कर लें, एज अ कपल, एज अ पेरेंट खुद को देख लें। सो मैं ये चीज ऐड करना चाहूंगी कि एक तो अपने पे वर्क करें एज अ पेरेंट, एज अ कपल, राइट। और फिर आपने कहा कि लाइक डिवोर्स जो है वो जो लेनी है उसके बाद लाइक क्या चीज, वो किस तरह से इसको लेके चलना है। तो आपके पास ठोस, जब ग्रजिस पे आप डाइवोर्स एंड करते हैं तो बच्चे बहुत इफेक्ट होते हैं। हाउ, आप बच्चा जो है वो दोनों साइड्स को देखना शुरू कर देता है। आपको पता है बच्चे ना लॉजिक्स ढूंढते हैं अपनी एज के अकॉर्डिंगली, और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं लाइक अडल्टहुड में जाते हैं तब तक वो ये ढूंढते रहते हैं कि ऐसा क्या हुआ मेरे पेरेंट्स से अलग हुआ है। वो अपना जवाब ढूंढता रहता है। सो अक्सर क्या होता है, पेरेंट्स दोनों अपनी साइड की स्टोरीज सुनाना शुरू कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि वो ग्रजेस निकल रहे होते हैं। वो जब ग्रजेस निकलते हैं तो बच्चा जब एक की साइड ले या दोनों की साइड पे ही कंफ्यूज हो जाए तो उसकी पर्सनालिटी डैमेज करती है, उसकी लाइफ डिस्टर्ब करती है। अगर पेरेंट्स ये समझते हैं कि हम नंबर 1 बच्चे के साथ ग्रज निकाल के हम कुछ अच्छा कर रहे हैं या फिर हम अपनी साइड क्लियर कर रहे हैं, राइट, ये वो चीजें हैं जो लॉन्ग टर्म में बच्चे को डैमेज करेंगी। आपकी साइड क्लियर भी हो जाए, बच्चा अपने आप को हमेशा कोसता रहेगा, अपने आप को हमेशा डिग्रेड करता रहेगा, बिलिटल करता रहेगा। सो प्लीज लाइक इन चीजों को मेंटेन रखें, लाइक रिस्पेक्टफुल तरीके से एंडिंग करें, क्लोजर करें। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक तो ग्रजेस ना रखें और बड़ी छोटी छोटी इश्यूज को टाइमली रिजॉल्व करने की आदत डालें। ये उन कपल्स के लिए भी है जो इस टाइम लाइक उन चीजों से गुजर रहे हैं, इन कॉम्प्लिकेशन से गुजर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, क्योंकि हमारे पास प्रोग्राम में टाइम लिमिटेड होता है तो बहुत लिमिटेड बात करनी होती है। बहुत सारी और चीजें हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं। चलिए जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया वजिया ज़फ़र, आपने अपना कीमती टाइम हम के लिए निकाला। चलिए, बात वही है कि अपनी फैमिली को बनाने या बिगाड़ने का इख्तियार आपके खुद के हाथ में है। छोटे मोटे मसाइल जो है वैसे ही हल कर लिया करें, घरों को बनाने की कोशिश करें, घर को तोड़ने की कोशिश ना करें। चलिए जी, यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मिलवाएंगे आपको शाह भाई से। वेलकम बैक। तो भाई अब कुछ बात करेंगे ऐसे मसाइल की जो कि रोज़ाना के मसले हैं, जो कि घर के मसले हैं। कभी सर दर्द हो रहा है, कभी इंटरनल वीकनेस हो रही है, कभी लेथार्जिक हो रहे हैं, कभी सुस्ती, नज़ला, खांसी, बुखार, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द। इन सब मसलों के हल के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में शाह भाई मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी, शाह भाई से मिलवाने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप हमें कॉल कर सकते हैं और कॉल करके अपने सारे मसले जो भी आपके साथ प्रॉब्लम है वो शाह भाई से पूछ सकते हैं। वो आपको लाइव जवाब भी दे देंगे। तो शाह भाई की जानिब जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह भाई, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक भाई, बड़े मुस्कुरा रहे हैं आप। बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, बहुत ज़्यादा भाई। मैं तो फ़ैन हो गया हूँ अपने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का और फील्ड मार्शल हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यहाँ से मुनीर साहब, आपका फ़ैन हो गया हूँ मैं। आपने अमन कराया और ये जो जंग रुकवाई आपने, हमारा सीना चौड़ा हुआ और पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे आप देखें ना, सब पाकिस्तान का ही चर्चा हो रहा है, पाकिस्तान की तारीफ हो रही है। और असल जो नोबल इनाम जो मिलना चाहिए वो आप लोगों को मिलना चाहिए। और हकीकत है आप हकदार भी हो इसके, शहबाज शरीफ साहब आप भी और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आप भी बिल्कुल हकदार हैं। आप नोबल इनाम पाइए। हाँ भाई, देखे ना कितनी ज़बरदस्त पाकिस्तान की तारीफ़ें हो रही हैं। जब सुबह मैंने ये शो स्टार्ट किया तब मैंने इसी खबर से जो है ये शो स्टार्ट किया, यू नो, एंड दैट्स रियली गुड, दैट्स रियली ग्रेट। और जो लोग पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते थे उनको पता चल गया होगा कि पाकिस्तान जो है वो कितनी अहमियत का हामिल है। अच्छा जी, चलें अब एक और अहम मौजू है, और मौजू ये है कि भाई हमारे जो घरों में जो ख़वातीन हैं, जो फैमिलीज़ हैं, उनमें ना बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसका हल मिल भी जाता है लेकिन एक प्रोमिनेंट और लॉन्ग लास्टिंग हल नहीं मिलता। अब शाह भाई जो है इतनी ज़बरदस्त रेमेडीज़ बताते हैं लोगों को। शाह भाई जो है लोगों के बारे में इतने अच्छे से उनको जान के, पहचान के, उनके मर्ज़ को पता करके जो है रेमेडीज़ दे रहे होते हैं, तो लोगों को बड़ा फ़ायदा होता है। शाह भाई, इंटरनल वीकनेस जो होती है ये इसका सोल्यूशन क्या है? अब इसमें ना कई सारी चीज़ें होती हैं। कभी सर दर्द हो रहा था और इसमें सबसे पहला जो एक
कॉमन कहना चाहिए कि सिम्टम है ना, वो ये है कि भाई सुस्ती हो रही है, बहुत काहिली हो रही है, उठा ही नहीं जा रहा है, मतलब ये क्यों होती है, इसके लिए क्या किया जाए, ये जरा देखिए कई रीजंस होते हैं। ये जनरल वीकनेस होती है, आम जिस्मानी कमजोरी कहते हैं इसे, और बाज़ लोगों को इसकी वजह से बेतहाशा नींद आती है, और सो जाते हैं, फिर उठ जाते हैं, फिर बिस्तर छोड़ने को दिल नहीं करता। और कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब उठते बैठते हैं तो आंखों के आगे अंधेरा आता है, चक्कर महसूस होते हैं, और ये डायबिटिक पेशेंट के साथ भी होता है। और आमतौर पर जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है उन पे बीमारियां बहुत ज़्यादा अटैक करती हैं, उनके साथ भी होता है। जिनका गला ख़राब रहता है, बलगम गले में गिरता है जिससे गला ख़राब होता है, उनके साथ भी ये होती है। सुस्ती काहिली होती है, कहीं जाने को मन नहीं करता, सर भारी है और चिड़चिड़ापन फील होता है। और ऐसे लोग जब घर पे होते हैं तो वो लेटे ही रहते हैं, और निकलते हैं तो फिर अपने टाइम से ही वापस आते हैं। हाँ, ये क्या होता है कि पहले तो सुस्ती हो रही है, लेकिन जब काम स्टार्ट कर दिया, फिर उसके बाद जो काम स्टार्ट करते हैं तो फिर वो ऐसा लगता है भाई ये तो पता नहीं, कोई इनकी तो तबीयत खराब हो रही थी, ये तो सुस्ती काहिली हो रही थी, ये क्या कोई प्रोग्रेसिव चीजें हो रही होती है बॉडी के अंदर? थोड़ी रनिंग के बाद जो है वो वापस एक्टिव होना शुरू हो जाती है। अच्छा, एक ये होती है। दूसरा ये है कि जिन लोगों को भी ये कमजोरी फील होती है, सुस्ती काहिली होती है, कहीं जाने को मन नहीं करता, और पूरे जिस्म में दुखन भी महसूस होती है, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हो या आम नॉर्मल इंसान हो, ये जे किसी भी एज के लोग 15 साल से लेके 70-80 साल के हों, सब इसे यूज कर सकते हैं। आपने लेना है सत्तावर 50 ग्राम, शकाकुल मिश्री ये भी 50 ग्राम। इन दोनों को मिला लें, बारीक पाउडर बना लें, सुबह शाम एक चाय वाला चम्मच 1 कप दूध या पानी के साथ लें। ये सब ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। खवातीन सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल ना करें, बाकी सब कर सकते हैं। सही। 2 चीजें बताइए, सत्तावर 50 ग्राम और शकाकुल मिश्री 50 ग्राम, शकाकुल मिश्री 50 ग्राम, इनको मिला के पाउडर बना के सुबह शाम एक चाय वाला चम्मच। सही। अच्छा शाफी, मेरे पास एक सवाल है। ये एक खातून है जिन्होंने मुझे लिंक्डइन पर ये क्वेश्चन भेजा था, ठीक है, सबिहा इनका नाम है। ये कहती हैं कि इनकी जो वालदा हैं उनके घुटनों में दर्द है। अब उनका इशू ये है कि उनके जब उन्होंने एक्सरे वगैरह करवाया तो पता ये चला कि भाई कोई ऐसा हड्डी का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कोई पैटलर प्लेक्सिस का प्रॉब्लम नहीं है, कोई घुटना इस तरह से उतरा हुआ नहीं है, लेकिन शायद एज ज़्यादा है, इस वजह से उनकी वालदा के घुटनों में दर्द होता है और वो चलने फिरने में उनको मुश्किल होती है। तो डॉक्टर्स ने उनको जो है वो मेडिसिन भी दी हुई है, पेन किलर भी दी हुई है, और वो कहते हैं अच्छा कोई चीज़ आप स्टिक से के थ्रू आप चल लें। बट इसका मतलब आपके पास क्या सोल्यूशन है कि किस तरीके से जो है वो पेन ख़त्म हो जाए और वो फ्रीक्वेंट जो है वो चलना फिरना शुरू कर दे? बिल्कुल बिल्कुल, ये चलने फिरने भी शुरू हो जाएंगे। ये अर्थराइटिस पेन होता है, इसमें घुटनों में जो कार्टिलेज है ना वो कम हो जाता है। अच्छा, तो उसकी वजह से ये फील होता है। बैठ जाएंगी तो उठेंगी तो चीजें पकड़ के उठेंगी, जोर लगा के उठेंगी। बिल्कुल। और जैसे इनकी भी हिम्मत खत्म हो रही है। बाज़ औक़ात घुटनों में से आवाज़ भी आती है, टक टक की आवाज़ आती है। और ऐसे पेशेंट का कभी कभी घुटना सूज भी जाता है थोड़ा सा, सही, फिर वापस सेट हो जाता है पेन किलर वगैरह कुछ चीज़ें खाने से, तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगी। आपने लेनी है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली में विटामिन डी की मिकदार बहुत पाई जाती है। अच्छा। और ये ले लें 50 ग्राम। सही। अश्वगंधा गोरी। जी हाँ। अच्छा। इसमें विटामिन, अश्वगंधा नहीं था ये? इसको अश्वगंधा भी कहते हैं, इसको अश्वगंधा, इंग्लिश में अश्वगंधा कहते हैं, और उर्दू में और हिंदी में इसे अश्वगंधा गोरी कहा जाता है। ये इतना खतरनाक नाम। अश्वगंधा गोरी। ये 50 ग्राम, सफेद मूसली 50 ग्राम, और इसमें डालेंगे सूरजजान शीरी 20 ग्राम। सूरजजान शीरी 20 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ, और ये कंटिन्यू 2-3 महीने यूज़ करना है। 5 दिन में दर्द में काफ़ी आराम आ जाएगा। आप इसको रोकिएगा नहीं, इसको कंटिन्यू रखिएगा। जहाँ आप देखें कि फुल दौड़ने लग गए वहाँ इसे रोक दें आप। अच्छा, तो यानी सफ़ेद मूसली लेनी है, 1 महीने के अंदर जो लाठी हाथ में ना वो हट जाएगी। अच्छा, हाँ, सही, इंशाल्लाह ताला। तो आप देखिएगा ये कार्टिलेज पूरा करती है घुटनों। सही। अच्छा, यानी आपने सफ़ेद मूसली का बताया जिसमें विटामिन डी होता है, और ये अश्वगंधा गोरी, सही, इसके अंदर जो है विटामिन B1 से लेके B12 तक पाई जाती है इसमें। अच्छा, पूरी बी की सीरियल होती है अश्वगंधा में। अच्छा, तो विटामिन होते हैं जी, इसके अंदर विटामिन होते हैं। ये नेचुरल चीज़ है, ये केमिकल नहीं है। अच्छा। और सूरजजान शीरी में विटामिन के पाया जाता है। तो इसलिए इस तीनों को मिला लें पाउडर पर। और 1 महीने सूरजजान शीरी 20 ग्राम इसलिए कहते हैं कि ये कॉन्स्टिपेशन वालों को कब्ज तोड़ती है, लेकिन जिनको कब्ज नहीं है उनको फिर लूज मोशन करती है, तो इसलिए ये 20 ग्राम डालते हैं, बाकी चीजें 50-50 ग्राम डालते हैं, बाकी चीजें, और फिर ये मिक्स करके रोजाना 1 महीने तक 1 चाय वाला चम्मच
1 महीने में ये लाठी हट जाएगी, सही बेहतर चलने लग जाएंगे। अच्छा, और हाँ, मतलब 5 दिन में दर्द में आराम आ जाएगा। पानी में मिलाकर या मुंह में डाल के ऊपर पानी पी लें, अच्छा। या ऊपर दूध पी लें। अच्छा, कोई हर्ज नहीं है, दूध में मिला पाउडर के भी मिला पी सकते के। हैं जी। हाँ, चलिए जी, ये तो हो गया जी कि आपके जो घुटने का दर्द है या जो कार्टिलेज वीक हो जाते हैं उनका सोल्यूशन ही हो गया। अच्छा, एक चीज बेटा हाँ, मैं बिल्कुल बताऊंगा बताएं शाह कि भाई। अक्सर लोगों को ना सर्वाइकल हो जाता है। हाँ, ये तो सर्वाइकल बड़ा का कॉमन पेन होता है, हाँ, और लेटते बैठते चक्कर आते हैं, जमीन हिलती हुई महसूस होती है। हाँ। और कभी अगर इसमें S1 का मोरा दब जाए तो फिर हाथ या पांव सुन्न भी होने शुरू हो जाते हैं। और साथ में कमर के मोरे जो होते हैं L4 और L5 के, ये हिल जाते हैं, जिससे शाटी का पेन यानी अर्कुल निसा का दर्द शुरू होता है, कमर से पीछे पीछे टांगों में आता है। तो उसको ठीक करने के लिए एक लकड़ी आती है चोप चीनी। चोप चीनी 50 ग्राम, सिंघाड़े 50 ग्राम, सिंघाड़े 50 ग्राम और सुरंजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। हाँ। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ लें। हाँ। इसमें भी देखिएगा 5 दिन में काफ़ी आराम होगा, लेकिन ये भी 2-3 महीने कंटिन्यू कीजिएगा, ताकि जो मोरे दब गए हैं, रग दब रही है, वो भी निकल आए, और ये गर्दन के मोरे भी उनके सही हो जाए, गर्दन के मोरे भी सही हो और जाए। ये सुनपन को भी खत्म करें। अच्छा, ये सर्वाइकल का पेन ना मोर लाइकली इस तरह से होता है कि लोग इसको समझ नहीं पाते। लोग कहते हैं भाई हमें चक्कर से आ रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि डिजीनेस हो रही है, वो बार बार बेड पर गिर रहे होते हैं, या फिर वो बैठे बैठे जो है उनको समझ नहीं आ रही होती है। सर्वाइकल का पेन कितनी ज़्यादा रिजेम्बलेंस लगता है ये माइग्रेन से? क्योंकि माइग्रेन में भी समाव ऐसी होता है कि कुछ लोगों को बहुत तेज़ पेन होता है, या फिर उनको ये फील हो रहा था कि जी चक्कर आ रहे हैं या गर्दन गिरने अकड़ी भी लगे। होती है। हाँ। अच्छा, ऐसा पेशेंट जो होता है ना, अगर गर्दन अकड़ी नहीं भी है, हाँ। वो जब लेटते ना यूं करके सोया हुआ होता है, हाँ। तो आंखें जब बंद करता है तो ऐसा लगता है जैसे वो ऊंचाई में जा रहा है, हाँ। या ऐसे झूला झूल रहा है वो। हाँ, ऐसे बिल्कुल। झूला झूल रहा है। ये क्या? ये सर्वाइकल की वजह से होता है। सर्वाइकल की वजह से होता है, तो सही, ये सारी चीजें इससे कवर हो जाएंगी इंशाल्लाह। कवर हो जाएंगी। अच्छा, और अक्सर लोगों को ना ये फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। फ्रोजन, हाँ, ये बहुत ये हाथ कॉमन, ऊपर नहीं जा रहा, फ्रोजन शोल्डर। आपने देखा यूं अकड़ से जाते हैं, तो ऐसी सूरत में आपने लेना है, जिनको भी फ्रोजन शोल्डर होगा। अच्छा, ये जितनी चीजें बता रहा हूँ ना मैं, ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी के पेशेंट भी ले सकते हैं। तो जिन लोगों को भी फ्रोजन शोल्डर की शिकायत हो रही है, वो एक लकड़ी आती है तज कलमी। तज कलमी, तज कलमी, ये 50 ग्राम ले लें। सत्तावर 50 ग्राम ले लें, और इसके अंदर डालें आप गोखरू बूटी 50 ग्राम। अच्छा। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ। आप देखिएगा कुछ दिनों में हाथ ऐसे होंगे, घुमाएंगे फिराएंगे, आपको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जब मुकम्मल ठीक हो जाए, आप इससे रोक दीजिए। और अगर डॉक्टर की कोई मेडिकेशन चल रही है तो प्लीज़ उसको डॉक्टर के मशवरे से रद्द-बदल कीजिएगा, खुद से ना कीजिएगा। चलें जी, ठीक है। यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर जो है वो डिस्कशन करते हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। वेलकम बैक। तो भाई बात हो रही है कि हम अपने घर के जो छोटे छोटे मसले होते हैं, यानी कि किसी को पेन है, किसी की गर्दन में दर्द है, किसी को जो है बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है। अभी जैसे हमने बात की जोड़ों के दर्द की, घुटनों के दर्द की, तो मैं शाह भाई से ये पूछ रही थी कि शाह भाई चलें, आपने रेमेडी तो बताई, लेकिन उन लोगों को ये भी बताएं कि जैसे शाह भाई ने बताया कि कुछ लोगों के कार्टिलेज वीक होते हैं, घुटनों में दर्द होता है। तो अगर कोई नहीं शाह भाई की रेमेडी जो है वो दवाई के थ्रू नहीं खा सकते हैं, या फिर वो सिर्फ लेप लगा सकते हैं, या फिर वो सिर्फ स्किन ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, कोई टॉपिकल सोल्यूशन लगा सकते हैं, तो वो भी ज़रूर बताएं कि अगर किसी का कहीं मेडिकली इलाज चल रहा है और वो ऑलरेडी मेडिसिन खा रहे हैं, तो कोई ऐसी लेप, कोई ऐसा टॉपिकल सोल्यूशन जो कि वो अप्लाई कर सके अपने घुटनों के ऊपर और उससे उनके पेन में कमी हो जाए, या कोई पेन ऑयल हो, तो वो किस तरह से बनाया जा सकता है और वो क्या है, तो वो ज़रा बताइए शाह भाई। देखो बेटा, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। हाँ। कि एक चीज़ याद रखिएगा, जब घुटनों में कार्टिलेज कम हो जाता है ना, हाँ। वो लगाने से वो कार्टिलेज नहीं आता, वो खाने से आता है। जो खाने की मैंने बताई है, ताकि वो कार्टिलेज बनना शुरू हो जाएगा। हाँ। एक होता है हमें चोट लग जाती है, कहीं गिर जाते हैं और उसका दर्द नहीं जा रहा होता, चाहे वो घुटने में ही लगी हो, या आम तौर पे भी घुटनों में दर्द है लेकिन कोई चीज़ मौजूद नहीं है दर्द के लिए, खाने के लिए। तो आपके घर में अदरक मौजूद होती है। अदरक का पाउडर 1 चाय वाला चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के आप पी लें, आपके दर्द में काफ़ी आराम आ जाएगा। सही। एक ये लगाने के लिए जो लेप बनता है, जैसे चोट का दर्द होता है, कहीं पे गिर जाते हैं, कमर पे, कहीं हाथों पे, कहीं पे भी लग जाती है, तो उसको दर्द को ख़त्म करने के लिए आपने लेना आंबा हल्दी। आंबा हल्दी 50 ग्राम, चोट सज्जी 50 ग्राम, मैदा लकड़ी 50 ग्राम। ये इस दफ़ा सारे नए नाम बता रहे हैं आप? नहीं, ये नए नाम नहीं अच्छा, है। हाँ, ये हमारे मोहल्ले के बच्चों के नाम नहीं अच्छा, सही। ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिला लें, पाउडर बना लें। फिर
थोड़ा सा सरसों का तेल लें और 1 चम्मच ये पाउडर लें और इसे चूल्हे पर रख के गर्म कर लें, किसी थाली में या किसी भी चीज़ में डाल के, बर्तन में डाल के गर्म कर लें। जब ये गर्म हो जाए तो ये हलवा सा बन जाएगा। फिर इसे उतार लें और इसे ठंडा कर लें। ठंडा करके आप अपने मुतासरा जगह पे लगाएं और थोड़ा कपड़े पे भी लगाएं, लेप करके बांध दें। सही। ये सिर्फ 5 दिन करना होता है। पहले दिन में ही दर्द खींचना शुरू हो जाता है, खत्म होना शुरू हो जाता है। सही। और ये कुछ दिन यूज कर लें, जितना भी पुराना चोट का दर्द होगा इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। सही। और एक दूसरी चीज ये है कि अपना पेन किलर ऑयल खुद बनाएं। सही। अच्छा, वो कैसे आपने देखो कि महंगे पेन किलर ऑयल खरीदते हैं लोग। हाँ। आप अपना जैसे कोई भी बाज घर में करते हैं, टांगों में मालिश कर रहे होते हैं ऑयल की, तो एक छोटा सा ऑयल बनाना सिखा रहा हूँ, आप अपने घर पे बनाइए और अपनी मुश्किल में आसान कीजिए। आपने लेना तिल का तेल, अगर तिल का तेल ना हो जैतून का तेल ले लें आप। 1 पाव, ठीक है, 1 पाव 250 ml, ठीक है। उसमें आपने 10 दाने लौंग डाल लें, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का डालना है और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का डालना है। और एक बूटी आती है रतन जोत बूटी, वो 1 चम्मच के बराबर डालना है और इसे 1-2 जोश दे दें, पका लें। अच्छा। हाँ, फिर इसे उतार के छान के बोतल में भर लें, आप बाकी चीज़ें फेंक दें। अच्छा। ये तेल आपने कहीं पे भी दर्द हो, टांगों में, हाथों में, कंधों में, कमर में, कहीं पे भी दर्द हो, आप 5 से 10 मिनट हल्के हाथ से मालिश करें, जोर से ना करें, हल्के हाथ से मालिश करें। आप देखें 15 मिनट भी नहीं लगेंगे, आपके दर्द में आराम आ जाएगा। दर्द में आराम आ जाएगा। ये बड़ा जबरदस्त पेन ऑयल, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि लोग कितने महंगे जो है वो बाहर से जाके पेन ऑयल ले रहे होते हैं कि जी किसी तरह रिलीफ मिल जाए, और बहुत ट्यूब्स ले रहे होते हैं, और वो होती भी इतनी सी बॉटल होती है और हज़ारों रुपए की होती हैं, और लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। अच्छा शाह भाई, आजकल अब ये जो सीज़न है, अब क्योंकि हम गर्मियों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस सीज़न में क्या कॉमन कंप्लेन होती है लोगों में, क्या शिकायतें ज़्यादा सामने आ रही होती है, वो डिस्कस करें और उसकी रेमेडीज़ बताएं। देखिए, सबसे ज़्यादा तो आजकल ये सीने की बलगम रेशे की आ रही है, खांसी की आ रही है, और एक बुखार चला हुआ सर्दी वाला, एकदम सर्दी लगने लग जाती है, पूरा जिस्म टूटने लग जाता है। तो ये एक चीज़ चली हुई है। तो इसको ठीक करने के लिए और साथ में बलगम रेशे को भी ख़त्म करना हो तो आपने लेना है बांसा के पत्ते। बांसा के पत्ते 1 चम्मच और गिलो की लकड़ी 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम, सिर्फ 3 दिन पी लें। इंशाल्लाह आप देखें सीना भी साफ, बुखार भी खत्म। ये हर किस्म का जो बुखार है खत्म हो जाएगा। याद रखिएगा कि अगर 24-36 घंटे में आपका बुखार नहीं उतरता तो वक्त ज़ाया किए बगैर अपने करीबी डॉक्टर के पास चले जाइए। हाँ, क्योंकि वो ज़ाहिर है फिर सिवियरिटी की तरफ चले जाता है ना मसला। हाँ बिल्कुल। चलिए जी, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। शाह भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं, शाह भाई से बहुत सारे मसाइल का हल भी पूछ रहे हैं। अच्छा शाह भाई, अब आपने ये सीज़न के बारे में बताया ना कि ये सर्दी से बुखार एंड ऑल दैट, या सीने में रेशा, या जो भी बलगम की शिकायत होती है। अच्छा, अब जिन लोगों के सर में बहुत दर्द होता है और वो उसकी रीज़न ये होती है कि वो कहते हैं जी ठीक है, अगर हम थोड़ी देर ठंड में बैठे ही नहीं, अगर हम एसी में बैठे तो भी सर दर्द हो रहा है, अगर वो बाहर जा रहे होते हैं धूप में तो भी सर दर्द हो रहा है। तो कांस्टेंट शिकायत होती है। हाँ, माइग्रेन टाइप का दर्द होता है कि उनको कांस्टेंट हर जगह पर दर्द हो रहा होता है। वो क्या करें सर दर्द के लिए? देखिए, सबसे बेहतरीन चीज़ है जिनको भी सर दर्द की शिकायत रहती हो, एक बूटी आती है इस्तेखुद्दूस। इसे लेवेंडर फ्लावर भी कहते हैं। इसकी 1 चाय वाली चम्मच और 1 अदद सब्ज इलायची, इसे 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया। 1 टाइम पी लें, दर्द आपका आराम आ जाएगा। फिर रोज़ाना रात को पिए। जहां आप देखें हफ्ता 10 दिन जितने दिन भी यूज़ कर लें, जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिएगा। आपको दोबारा धूप में भी निकल के देखें, सारा देख लें। ये माइग्रेन पेन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। और एक चीज़ और बताऊंगा कि आपने देखा होगा इन चंद दिनों में अचानक एलर्जी शुरू हो जाती है, खारिश शुरू हो जाती है। ये मेरे घर पे भी हुआ है काफ़ियों के साथ। एकदम खारिश शुरू हो जाती है, लाल लाल निशान जैसे आर्टिकेरिया टाइप का हो गया, और खुजाते जाते हैं। फिर एंटी एलर्जीज खाते हैं, उससे नींद बेतहाशा आती है। अगर किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही हो, भाई बिल्कुल अपने डॉक्टर को दिखा के आप इसको कंट्रोल पे ले आएं। लेकिन एक शरबत ले लें, शरबत उन्नाब। 1 गिलास पानी में 4 चम्मच मिला के दिन में 2 बार पिए। आप देखें आपको पूरे दिन में एलर्जी नहीं होगी। और ये फंगस वाले भी यूज़ कर सकते हैं। सही। अच्छा, अब गर्मियाँ हैं और गर्मियों में स्किन इन्फेक्शंस भी बहुत सारे होते हैं। इसके अलावा जो है यूटीआई ट्रैक इन्फेक्शन भी होता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे इस हवाले से ही मैसेज करते हैं कि भाई किडनी की सेहत के हवाले से भी बात करें जब भी शाह भाई आएँ, और ये भी बताएं कि जो यूटीआई ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं वो किस तरीके से ठीक हो सकते हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको बार बार जो है वो यूरिन आ रहा होता है और उनको जलन फील हो रही होती है, वो उसके लिए क्या करें? उनको बुखार भी हो रहा होता है। यूरिट्रिक इन्फेक्शन यानी यूटीआई, ठीक है, ये मर्दों या ख़वातीनों दोनों में किसी को भी हो सकती है। तो ऐसी सूरत में आपने लेना है गोखरू बूटी। गोखरू बूटी 1 चाय वाली चम्मच, और दूसरी बूटी है इसमें बहुफली बूटी।
बहुफली बूटी 1 चाय वाली चम्मच, 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें। 1 टाइम रोज़ाना पिएं और इसे कंटिन्यू कुछ दिन यूज़ करें आप। जहां आप देखें मुकम्मल ठीक हो के आप इसे रोक दें। याद रखिएगा चावल और दालें ये चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि आप चावल या कोई भी चीज़ खा रहे होते हैं तो उसमें एकदम पत्थर आ जाता है, कंकर आ जाता है, आप वो सिर्फ नवाला निकाल के रख देते हैं और फिर शुरू हो जाते हैं खाने पे। ये हरकत ना करें, उसे निकाल के प्रॉपर कुल्ली करें आप, फिर उसके बाद जाके आप दोबारा खाना खाएं, क्योंकि इसके ज़रात पेट में जाते हैं जो आपकी किडनी में इन्फेक्शन पैदा करते हैं। वो फिर इन्फेक्शन पैदा सही, और फिर उससे बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम होती है। अच्छा, इसके साथ ना एक और चीज़ भी क्लियर कर दूं। ये जो यूरेट्रिक इन्फेक्शन के साथ साथ बाज़ लोगों को प्रोस्टेट ग्लैंड्स की शिकायत होती है, मर्द हज़रात में होती है। यूरिन कंट्रोल नहीं हो रहा होता और यूरिन रुक रुक के आ रहा होता, और इसमें यह है कि भागना पड़ता है उन्हें और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं बेचारे। तो ये 45 साल बाद किसी को भी हो सकता है ये। तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है सरफुका बूटी। सरफुका बूटी 1 चम्मच और गोखरू बूटी 1 चम्मच, 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के पी लें। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, गोखरू बूटी 1 चम्मच और सरफुका बूटी 1 चम्मच, 1 गिलास पानी में साबुत भिगो दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के पी लें 1 टाइम रोजाना। ये कम से कम 2 से 3 महीने पीना होता है। फर्क मैंने कहा जो चीज़ 7 दिन में नहीं करे वो 7 साल में भी नहीं करेगी, फर्क 7 दिन में आ जाएगा। सही, बिल्कुल, वो 7 दिन में फिर फर्क ये डायबिटिक पेशेंट और सारे यूज़ कर सकते हैं। सही। अच्छा, अब क्योंकि ये अब सीज़न आएगा मैंगो का और इसमें मैंगो के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बेनिफिशियल भी है, तो आप बताएं लोगों को कि क्या फ़ायदे हैं और वो किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं ताकि वो उसका फ़ायदा भी लोगों को पहुँचे ना। फुल फ्रॉम प्रोटीन भी है, फुल फ्रॉम कैल्शियम भी है, फुल फ्रॉम आयरन भी है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, मैग्नीशियम भी पाया जाता है जो ताकत का ख़जाना होता है। जब भी आप आम खाएं, आम खाने के बाद आधा गिलास पानी और आधा गिलास दूध मिलाकर पी लिया करें। और दूसरा कोशिश करें कि जो आम है उसको अच्छे तरीके से 2-3 बार धो के फिर काटा करें। अच्छा, क्योंकि इसके साथ कार्बेट लगा होता है ना, वो आपके तेजाबियत भी करता है, पेट का निज़ाम भी ख़राब करता है, मुंह भी पक जाता है लोगों का। सही, बिल्कुल। तो इसको आप ज़रूर, ये सारे हर उम्र में खा सकते हैं इसे। और इसके साथ ज़ाहिर बात है जब आम आता है तो उसके साथ जामुन भी आ जाता है। तो डायबिटिक पेशेंट एक आम खा लिया करे, एक आम, ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा ना खाइएगा, एक आम खा लिया करें, एक फ्रूट खा सकते हैं आप, उसके ऊपर थोड़े से आप जामुन खा लिया करें, तो आपका ये कंट्रोल में आ जाएगा। सही, चलिए जी, ठीक है, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। तो भाई हमने अभी बात करनी है कि खून की कमी जिन लोगों में होती है वो किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ब्रेक के लिंक में ना शाह भाई के पास बड़े सारे लोग बातें करने आ जाते हैं, तो यहाँ पे बातें चल रही थी बालों के हवाले से। जी, बालों को कैसे बेहतर किया जाए, तो पहले उसी बारे में बात कर लेते हैं। शाह भाई ये बताएं, लंबे घने स्याह चमकदार बाल मुमकिन कैसे हैं? लेकिन उससे पहले जो लोग बिल्कुल ही मतलब चलिए ये तो जिनके हेयर्स हैं वो उसको और बेहतर करना चाहते हैं, उसको उसमें चमक लाना चाहते हैं, उसको हेल्दी करना चाहते हैं, लेकिन जो गंजपन का शिकार हैं उनके लिए पहले बताएं ना कोई रेमेडी, कि उनके तो पहले बाल आए फिर उसके बाद हम बात करते हैं आगे दूसरे मसाइल के ऊपर। जी, देखिए जिन लोगों के फ्रंट खाली हो जाता है, बैक खाली हो जाती है, यूं खाली हो जाता है, बाल का तो यूं बिल्कुल खाली हो जाता है, तो और दूसरा ये है कि हल्का हल्का रुआ नजर आता है, तो ये चाहे वो मर्द हज़रात हों, आजकल ख़वातीन का भी यही हाल हो गया, यूं यूं करती हैं, लटें निकल रही होती हैं। तो जिनको भी गंजपन हो रही है और बाल घिर रहे हों उसको ठीक करना, और वक्त से पहले जो सफ़ेद हो रहा है वो ख़त्म करना, सर पे खुश्की सिकरी हो रही हो उसको ख़त्म करना। तो उसके लिए आपने लेना है रोगन 12 तुख़म, 12 बीजों का तेल, ये आपको पंसार से मिल जाता है। उनको कहें आधा पाव रोगन 12 तुख़म दे दें और आधा पाव मेहंदी के बीजों का तेल दे दें, आधा पाव मेहंदी के बीजों का तेल और आधा पाव तिल का तेल, इन तीनों को मिला लें। मिलाने के बाद इसमें 1 इंच का टुकड़ा बालचड़ का और 1 चाय वाला चम्मच सुरमा डाल लें, 1 घंटा धूप में रख लें, आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के। आप देखना ये कुछ ही अरसे में सबसे पहले तो 10-12 दिन में गिरना झड़ना दूर होंगे, उसके बाद ये उगने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। इंशाल्लाह आप देखना आपकी बहुत सारी दुआएं हमारे साथ होंगी, आपकी सोच से भी ज़्यादा आपके बाल लंबे भी होंगे और वॉल्यूम भी बढ़ेगा। सही। अच्छा, रूखे और बेजान बाल, मतलब बाल लंबे तो होते हैं लोगों के, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे होते बम्पटे बाल होते हैं ना, मतलब तो ये जो ऑयल है ये ऑलराउंडर है ये। अच्छा। हाँ, ये सारे मतलब रूखापन भी ख़त्म करेगा, बालों में 2 मुँह होते हो, आधा बाल टूटता हो, जड़ से निकलते हो, इन सबको ठीक करेगा और बालों को शाइन भी देगा ये।
शाइन भी देगा, शाइन भी सही। देगा। अच्छा अब चले, ये तो अब जिनके बाल इस तरह से होते हैं ना कि वो लंबे, मतलब यानी कि उनके बाल लंबे नहीं हो रहे होते और बड़ा मतलब ऐसा होता है कि कहीं कहीं हेयर्स हैं कहीं नहीं है, सर पे मतलब बहुत अजीब सी उनकी सिचुएशन होती है, बहुत पतले बाल होते हैं, वो क्या करें? देखिए उसमें मैंने अभी एक लफ्ज़ यूज़ किया हाँ। कि बाल उगेंगे, सही। तो इससे बाल उगेंगे इंशाल्लाह। एक होती है ऐसे गोल गोल निशान बन जाते हैं, ऐसे एलोपेशिया, जिसे बाल छड़ कहा जाता है, तो किसी को भी हो सकता है ये। अच्छा। बालों को दाढ़ी पे हो जाती है, तो उनके लिए आपने लेना है अंडे की जर्दी, कच्चे अंडे की, चाहे फार्मी हो या देसी हो, कोई मसला नहीं है। सही। आप कच्चे अंडे की जर्दी लें, उसमें 1 चम्मच प्याज का पानी मिलाएं और 1 चाय वाला चम्मच सुरमा मिलाएं जो आंखों में डालते हैं, मिक्स किया सही। और ये आपने अपने सर पे लेप कर लें, यहाँ दाढ़ी पे जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ वहाँ लगा लें आप। आधा घंटा रोजाना लगाना है 40 दिन तक। हाँ। आप देखिएगा जो बैक्टीरिया है जो बाल खा रहे हैं इनके, ये मर जाएगा और वापस बाल आने लग जाएंगे या उगने लग जाएंगे, वापस बाल आ जाएंगे। सही। और ये कोई इसमें नुकसान नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, टोटल जड़ी बूटी और अंडा है, इसका क्या नुकसान होगा? सही, इसका अब नुकसान नहीं। अच्छा हेयर मास्क, बहुत सारे लोग बहुत महंगे महंगे हेयर मास्क लेते हैं और सर में पहले मास्क लगाते हैं, फिर उसके बाद वो शैम्पू के लिए जाते हैं या हेयर वॉश करते हैं, तो अपने अपने लोगों के तरीक़ेकार हैं। तो कोई अच्छा हेयर मास्क घर में बनाया जा सकता है? बहुत आसान है और सिर्फ 2 चीज़ें। आपने थोड़ा सा दही लेना है, 1 कप दही ले लें आप, उसमें 1 चम्मच एलोवेरा मिला लें आप। अच्छा। एलोवेरा जेल मिला लिया और फिर ये आप अपने बालों पे लगाएं 15 मिनट के लिए। सही। फिर उसके बाद आप इसे वॉश करें। आप देखें आपके बाल सिल्की भी होंगे, बाल अच्छे भी होंगे, गिरना झड़ना भी दूर होगा। गिरना झड़ना भी दूर हो जाएगा और बेहतर हो जाएगी, बहुत बेहतरीन बाल बेहतर। बाद लोग हनी भी मिलाते हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन ये 2 चीजों का बहुत बेहतरीन। हेयर मास्क में शहद मिलाना ठीक रहता है? मिलाते हैं लोग, लेकिन मैं नहीं मिलाता। अच्छा। मैं ये 2 ही चीजों का बताता हूँ। मैं कहता हूँ आप खुद बनाइए और इस्तेमाल कीजिए, आप इतनी महंगी चीजों में क्यों जा रहे हैं? सही, आसान हल हो और मतलब ऐसा जो घर में आपकी चीजें रखी हो आप उससे ही अपनी जो है वो रेमेडी करें तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर रहती है। अच्छा एक चीज़ है कि डार्क सर्कल हो मैं अभी देखें शाबाश, मैं डार्क सर्कल्स के बारे में वाकई में बिल्कुल मैं अभी उसी तरफ आ रही थी कि ये डार्क सर्कल्स जो हैं इससे कैसे जान छुड़ाई जाए? देखिए जिन लोगों को भी डार्क सर्कल हो रहे हैं, ये आयरन की कमी से भी होते हैं, नींद भी पूरी ना हो उसकी वजह से भी होते हैं, और साइनसाइटिस एलर्जी की वजह से भी होते हैं, छींकें बहुत आती हों। तो ऐसी सूरत में आपने सिर्फ 2 चीज़ें लेनी है। एक जरिश्त शीरी लेनी है जो केक में भी डलता है, जिसको किरण भी कहते हैं, ठीक है, ब्लैक कलर की किशमिश की तरह होती है, छोटी छोटी सी। 1 चम्मच वो ले लें और 10 दाने हरी वाली किशमिश ले लें, सुंदरखानी किशमिश। 1 गिलास पानी में इन दोनों को भिगो दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह के टाइम इसे चम्मच के साथ शेक करें और ये किशमिश भी खा लें, जरिश्त भी खा लें, इसका बचा हुआ पानी भी पी लें आप। ये एक टाइम रोजाना करना है, 1 महीना करना है। आप देखना चेहरा भी सुर्ख हो जाएगा, डार्क सर्कल्स भी खत्म हो जाएंगे। डार्क सर्कल्स भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन अब वो कहते हैं जिनके खानदानी है, यानी जीन्स में है किसी के डार्क सर्कल्स, तो वो क्या करें? नहीं, ये सब यूज कर सकते हैं। अच्छा। एक दूसरा ये है कि नींद पूरी करें, पानी का टेक ज्यादा रखें और कोशिश करें वॉक करें, आप वॉक करें। और जिस तरह मैंने अभी अर्ज किया कि बाद लोगों को ना साइनसाइटिस एलर्जी होती है, 30-40 छींकें एक साथ शुरू हो जाती हैं और सुबह चेहरा भी धोते हैं तो छींकें शुरू हो जाती हैं। आमतौर पर धूल, मिट्टी, खुशबू, बदबू, किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। तो वो लोग जो हैं, ये जो बनफशा के पत्ते होते हैं ना, ये हमारी एंटी एलर्जी है। इसकी बनफशा के पत्ते, इसका 1 चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम पिएं, 2 दिन तक ये नज़ला मसला सब सही हो जाएगा। आपका जो गले में गिर रहा है या छींकों के साथ आ रहा है बार बार, ये इससे क्लियर हो जाएगा। इसकी वजह से ना बुखार सा फील होता है, ये कवर हो जाएगा। फिर इसको 1 टाइम रोजाना रात को कर लें, कम से कम 1 महीना पी लें। ये आपकी एलर्जी खत्म हो जाएगी। आपको ये जो धूल, मिट्टी, खुशबू, बदबू से हो जाती है, हाँ सही, ये जो धूल से, मिट्टी से, खुशबू से, बदबू से एकदम छींकें शुरू हो जाती हैं, गला खराब हो जाता है, ये सब सही हो जाएगा। सब सही हो जाएगा। अच्छा जी, खून की कमी के बारे में बताएं कि भाई खून की कमी जो है उसका क्या हल है? और ये होता है कि कुछ लोग खा लेते हैं, फिर उनका ठीक हो जाता है ब्लड काउंट, फिर दोबारा एनीमिक होना शुरू हो जाते हैं बार बार। हाँ देखें, ऐसे पेशेंट्स में अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखें कि इसके बार बार क्यों हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा एक हर घर में मौजूद होती है चुकंदर। चुकंदर को कद्दूकश कर लें, 1 चुकंदर को, अच्छा, उसे 1 कप दही में डाल लें, मिक्स किया। दोपहर को खाने के बाद रायते के तौर पे खाइए आप। ये कम से कम 45 दिन खाएं। चुकंदर को कद्दूकश करके 1 कप दही में डाल लें, दही में मिक्स किया, रायता बन गया ये। और ये दोपहर को खाने के बाद खा लिया करें, सिर्फ दोपहर को। और ये 45 दिन करना है
और आप देखिएगा आपके कितने पॉइंट इस 45 दिन में बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये और मैंने उससे अपनी फिर वो वाइफ को डार्क दिया है। सर्कल की कमी भी पूरी हो डार्क जाती ये है। उसी की वजह से अगर डार्क सर्कल्स हो रहे हो, कलर डिम हो रहा हो, ये सब सही हो जाएगा। सही। अच्छा, कलर डिम पे बात याद है कि ये नहीं धब्बे बन जाते हैं, धब्बे, butterfly की तरह बिल्कुल, बनता हाँ, है, butterfly की नाक तरह, पे भी हाँ। बन रहा है, माथे पे भी बन रहा है, टू बच्चों टोन के, हो जाती है, खवातीन के, पैचेस हो मर्दों जाते के हैं। भी हो हाँ, रहे हैं। जी 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 जी। तो ये अर्के गुलाब 2 चम्मच रोजाना पिया करें। पिया करें, पिया अर्के करें, गुलाब। अर्के गुलाब ओरिजिनल ले लें, अच्छा, पंसारी से मिल जाएगा, बड़ी बोतल मिल जाती है। हाँ। वो आप 1-2 घूंट पी लिया करें, कोई नुकसान नहीं है इसका। और ये एक टाइम रोजाना पीना है आपने, सुबह निहार मुंह पी लें या दोपहर में पी लें, कोई हर्ज नहीं है। सही। लगाने के लिए आपने लेना है कपूर कचरी। है कपूर कचरी, कपूर कचरी, अच्छा ठीक है, ओके। हाँ। कपूर कचरी 1 चाय वाली चम्मच, उसने यूसुफ 1 चाय वाली चम्मच, सही। सीपियों का पाउडर हाँ। 1 चाय वाली चम्मच, अनार के फूल 1 चाय वाली चम्मच, हाँ। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। फिर इसके अंदर 100 ग्राम उपटन मिला लें, एक जार में रख लें आप। फिर इसमें से 1 चम्मच लिया, उसमें थोड़ा सा दूध मिलाया या अर्के गुलाब मिलाया, पूरे चेहरे पे लगा लिया, आधा घंटा लगा रहने दें। आधे घंटे बाद पानी का स्प्रे करें, हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें और फिर धो लें। आप देख रहे हैं ये धब्बे भी साफ़ होना शुरू हो जाएंगे, खड्डे निशान भी ख़त्म होंगे, अगर वाइट हेड ब्लैक हेड्स हों वो भी ख़त्म हो जाएंगे, चेहरा हमवार होता जाएगा। चलें जी, ये तो बड़ा ज़बरदस्त जहाँ है कि मुकम्मल चेहरा- साफ़ हो जाए हमारा। हाँ बिल्कुल, इवन हो जाएगी आपकी, 1 टोन हो जाएगी और खड्डे झाइयाँ भी आपकी इंशाल्लाह। साफ़ हो जाएंगी। चलिए जी, बहुत शुक्रिया शाह भाई, आप हमारे शो पर आए। Thank you, आज के शो से फिलहाल इतना ही। आज का शो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। हमारी सोशल साइट पर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप वॉचिंग सीरियल 10।